बैकअप सेव कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी मैनुअल एफर्ट नहीं करना, वो यूटिलिटी बैकएंड में चलती रहेगी और उसके अकॉर्डिंग वो बैकअप होता रहेगा। फिर कवर किया था यूजर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन। अगर एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल यूजर काम करेंगे तो उसको उसके अकॉर्डिंग हम राइट्स डिफाइन कर सकते हैं कि वो सेल्स डिपार्टमेंट का है तो सेल करेगा, रिसीट करेगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ उतनी ही चीजें, उतने ही फीचर्स शो करेंगे। रीजनल सेटिंग, रीजनल सेटिंग में हमने देखा था कि कैसे करेंसी के डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। डेट फॉर्मेट अगर चेंज करना है, डी डी एम एम वाई वाई की जगह पे एम एम डी डी वाई 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 करना है, या करेंसी को यूज, जो न्यूमरिक करेंसी को यूज करना है वो इंटरनेशनल करना है या डोमेस्टिक करना है, या अगर कंपनी क्रिएट करते वक्त अपनी स्टेट और कंट्री गलत सेलेक्ट कर लिया था तो वहां से चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले के अंदर लोगो वगैरह लगाते हैं, अगर कंपनी का लोगो सेट करना है, कंपनी के बैकग्राउंड सेट करना है तो डिस्प्ले सेटिंग से वो लोगो वगैरह सेट करते हैं। लेकिन बिजी में ध्यान रहे कि आप कोई भी इमेज लगाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, कोई और फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जर्नल के अंदर हमने कुछ फीचर्स देखे थे जैसे कि ऑडिट ट्रेल, वाउचर ऑडिटिंग, कैसे यूजर के साथ हम इमेज और सिग्नेचर लगाते हैं, इवेंट नोटिफिकेशन, सेकेंड लैंग्वेज, कैसे बिजी से हम सेकेंड लैंग्वेज में भी इनवॉइसेस प्रिंट कर सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज मतलब मींस की तमिल लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में, कन्नड़ा लैंग्वेज में, गुजराती में, पंजाबी में। तो इस तरीके से कैसे हम सेकेंड लैंग्वेज में भी सेकेंड लैंग्वेज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्टिविटी विद गूगल ड्राइव। कल हमने देखा था कि कैसे हम अपनी रिपोर्ट्स को गूगल शीट पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको अपने साथ सिस्टम रखने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी कोई सिस्टम मिलेगा, आप ईमेल लॉगिन करके गूगल ड्राइव ओपन करके वो शीट ओपन कर सकते हैं। तो सिस्टम की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। फिर लास्ट कल का टॉपिक था अकाउंट्स, जिसमें हमने कुछ फीचर कवर किया था जैसे कि बिल बाय बिल फीचर, क्रेडिट लिमिट की, किस पार्टी को कितने की क्रेडिट लिमिट देना है, टारगेट सेट किया था, बजट, रॉयल्टी कैलकुलेशन, ऑथर्स वगैरह के केस में रॉयल्टी चलती है तो वहां पे रॉयल्टी कैलकुलेट कैसे होता है बीजी के अंदर, वो चेक किया था। डेप्रिसिएशन, कैसे फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं और कैसे उसकी ऑटो पोस्टिंग होती है, जस्ट एक सिंगल क्लिक पर वो ऑटो पोस्ट हो जाती है डेप्रिसिएशन की एंट्री। मल्टी करेंसी, और मल्टी करेंसी में भी हमने देखा था कि कैसे ऑटोमेटिक एक क्लिक पर फॉरेक्स एक्सचेंज गेन और लॉस की एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाती है। बैंक रिकंसिलेशन, कैसे बैंक के डेटा को अपने बुक्स की एंट्री से मैच करते हैं। पीडीसी एंट्रीज, पोस्ट डेटेड चेक्स होते हैं, उसको कैसे बिजी के अंदर पोस्ट करते हैं। और चेक प्रिंटिंग, कैसे बिजी में चेक को प्रिंट करते हैं। अब आज का डे 3, आज स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री सेक्शन। आज सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले इन्वेंट्री में जाने के लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर एंड ऑप्शन में इन्वेंट्री सेक्शन पर आएंगे। ये सारे कल हमने कवर किए थे, रीजनल सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, जनरल सेटिंग, अकाउंट्स। अब आज कवर करेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी मल्टीपल फीचर्स हैं, जो भी मेन और यूजफुल फीचर हैं जो कि आपको रेगुलरली काम आएंगे, वो फीचर को हम इसमें कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहला फीचर है, उससे पहले इसमें भी अगर आपको ढूंढने में या सर्च करना हो कोई फीचर, आप सिंपल F3 प्रेस करेंगे और सर्च कर सकते हैं। आपको स्कीम ढूंढना है, आप स्कीम ढूंढ सकते हैं। जॉब वर्क ढूंढना है, जॉब वर्क ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी फीचर्स ढूंढना है, चाहे डिस्प्ले सेटिंग में हो, चाहे जनरल सेटिंग में हो, चाहे अकाउंट सेटिंग में हो, चाहे इन्वेंट्री में हो, आप सिंपल F3 प्रेस करेंगे और वहां से आप वो फीचर
उसके कीवर्ड्स टाइप करेंगे और वो फीचर आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो अब आते हैं अपने पहले फीचर्स की तरफ, क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस। ये पीछे भी पहले और दूसरे डेज में भी बहुत क्वेरी आई थी कि कैसे क्वांटिटी के डेसिमल प्लेसेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो वो आज के सेशन में कवर होगा। क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस, अगर आपको क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज और डिक्रीज करना है, जैसे नॉर्मल केसेस में हो सकता है, जैसे कि किसी का मोबाइल वगैरह का काम हो तो वहाँ क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस की जरूरत नहीं है, तो वहाँ वो जीरो कर सकता है। और अगर हम ज्वेलरी में आ जाएं तो वहां पे उनको 2 से 3 डिजिट, 3 से 4 डिजिट भी हो सकता है रिक्वायर्ड हो, तो वो यहाँ पे क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि अब जब भी आप सेल परचेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे डेसिमल प्लेसेस 1 के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस आ जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे कोई डेसिमल में वैल्यू टाइप करना है तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो वो अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, किसी को एक भी नहीं चाहिए डेसिमल प्लेसेस, किसी को 3 4 5, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस सेट कर सकते हैं। आइटम वाइज डिस्काउंट डेसिमल प्लेसेस, ये भी सेम है, अगर आपको डिस्काउंट के डेसिमल प्लेसेस को कम या ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब जो अपना पावर फीचर्स है उस पे आते हैं, ऑल्टरनेट यूनिट और पैकेजिंग यूनिट। बिजी के अंदर आप एक आइटम की 3 यूनिट मेंटेन कर सकते हैं। हो सकता है आप कोई आइटम को खरीदते हो कार्टन में, उसके अंदर बॉक्सेस होते हैं और उसके अंदर कुछ पीसेस होते हैं, तो इस तरीके से भी आप बिजी के अंदर मेंटेन कर सकते हो, जिसमें जिसके लिए ऑल्टरनेट यूनिट और पैकेजिंग यूनिट का फीचर होता है। आप यहाँ से फीचर इनेबल करेंगे और ऑल्टरनेट यूनिट को सेव करेंगे। इसको सेव करने के बाद अब जब भी आप कोई आइटम क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक आइटम क्रिएट करते हैं। आइटम क्रिएट करा, उसका ग्रुप्स बताया। अब आपको यहाँ पे अभी जब डे 1 और डे 2 में जब हमने आइटम वगैरह क्रिएट करा तो यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट आ रहा था जिसका नाम था मेन यूनिट। लेकिन अभी फीचर इनेबल करने के बाद अब आपके पास 3 यूनिट का ऑप्शन आ गया। पहला मेन यूनिट, दूसरा ऑल्टरनेट यूनिट और थर्ड है पैकेजिंग यूनिट। तो आप 3 यूनिट मेंटेन कर सकते हो किसी भी आइटम के साथ में, जिसमें सबसे बड़ी यूनिट जो भी होगी आपकी वो आप पैकेजिंग में मेंशन करेंगे, उससे छोटे यूनिट मेन यूनिट में, और सबसे छोटे यूनिट आप ऑल्टरनेट यूनिट में मेंटेन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने मेंशन कर दिया बॉक्स, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया पीस, और बता दिया कि 10 पीस पर बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 10 पीस है। ये डिटेल्स बताने के बाद अब यहाँ पे आपने बता दिया सबसे बड़ी यूनिट जिसका नाम है कार्टन। अब आपने बता दिया कि 20 बॉक्स पर कार्टन। यहाँ कन्वर्जन आपने बताया कि एक एक कार्टन के अंदर 20 बॉक्स है और एक बॉक्स के अंदर 10 पीस है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कन्वर्जन भी मेंशन करेंगे, तभी वो स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन होगा। अगर आपका कन्वर्जन फिक्स नहीं होता देन उस केस में आप वाउचर में मेंशन करेंगे, लेकिन आपको कन्वर्जन बताना होगा। तो इस तरीके से एक आइटम क्रिएट करा जिसमें सबसे बड़ी यूनिट पैकेजिंग में आप मेंशन करोगे, उससे बड़ी यूनिट, उससे छोटी यूनिट बॉक्स में, मेन यूनिट में, और सबसे छोटी यूनिट आप ऑल्टरनेट यूनिट में मेंशन करेंगे। इस तरीके से अगर आप मेंटेन करेंगे तो स्टॉक मेंटेनेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज फिर वो स्टॉक देखने में कंफ्यूजन और इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी यूनिट पैकेजिंग, उससे छोटी मेन, उससे छोटी ऑल्टरनेट। तो इस तरीके से आप बिजी में एक आइटम की 3 यूनिट मेंटेन कर सकते हैं, और जिस भी यूनिट में आप सेल करना चाहो सेल कर सकते हो, जिस भी यूनिट में आप परचेज करना चाहो परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमने एक परचेज किया,
मैंगो परचेज किया। अब आपको बॉक्स में करना है तो बॉक्स में भी कर सकते हैं, पीस में करना है तो पीस में भी कर सकते हैं, कार्टन में करना है तो कार्टन में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 कार्टन कर लिया, तो आप यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी इन बॉक्सेस कितना हो गया, 200, और एक बॉक्स में 10 पीस, उसके अकॉर्डिंग हो गया 2000। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली सारी यूनिट्स कैलकुलेट कर लेगा, सारी क्वांटिटी। तो आपने बड़ी यूनिट में क्वांटिटी बताई 10 कार्टन, हमने बताया हुआ था कि एक कार्टन के अंदर 20 बॉक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग 200 बॉक्स हो गए। और एक बॉक्स के अंदर हमने बताया था कि 10 पीस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 20 बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया 2000। 200 बॉक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया 2000। अगर आपको पीस में वैल्यू डालना है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि 10 रुपए पीस, तो ऑटोमेटिकली वो 2000 20,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसके बाद इसको आप सेव कर देंगे। अब इसके बाद जब आप सेल करोगे तो सेल भी आप किसी यूनिट में भी कर सकते हैं, चाहे मेन में करें, चाहे अल्टरनेट में करें, चाहे पैकेजिंग में करें। यहाँ आइटम सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे आपको स्टॉक भी शो करेगा। 200 बॉक्स है, 10 कार्टन है, और पीस में 2000 पीस है आपके पास। अब यहाँ पे अगर आपको 15 पीस, तो ये आपने 15 पीस ले लिया। या ऐसे नहीं करना, आपने ले लिया मैंगो, छोड़ दीजिए यहाँ पे क्वांटिटी। अगर आपको पीस में क्वांटिटी डालना है तो आप बॉक्स की क्वांटिटी छोड़ दीजिए। एक विंडो अपीयर होगी, यहाँ पे आप बता दीजिए 15, यहाँ पे उसका रेट बता दीजिए, तो ऑटोमेटिकली 1.5 बॉक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कभी ऐसा हो तो उस केस में आप यहाँ पे नहीं डालना है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल ऑल्टरनेट वाली विंडो पे अपनी क्वांटिटी डाल दें, वो ऑटोमेटिकली बॉक्स, पैकेजिंग यूनिट सब कुछ कवर कर लेगा। फिर इसके बाद इसको सेव कर देंगे। अब इसका अगर आपको स्टॉक रिपोर्ट चेक करना है कि पीस में कितना पीस अवेलेबल है, बॉक्स में कितना है, और कार्टन में कितना अवेलेबल है, तो डिस्प्ले के अंदर स्टॉक की रिपोर्ट आती है। स्टॉक स्टेटस पर आएंगे, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस ओनली चेक कर लेते हैं, ऑल एमसी, वन आइटम, एक ही आइटम लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। मैंगो सेलेक्ट करते हैं। मेन यूनिट में स्टॉक देखना है, अल्टरनेट में स्टॉक देखना है, या बोथ देखना है, हमने कहा बोथ देखना है। पैकेजिंग यूनिट भी देखना है, आपने कहा यस। वैल्यू ऑफ आइटम देखना है, यस। एमआरपी देखना है, यस। और इसके बाद इसको ओके करेंगे। ओके करने के साथ ही यहाँ पे आपको स्टॉक शो हो जाएगा कि 198.50 बॉक्स आपके पास अवेलेबल है, और 1985 पीस अवेलेबल है। 15 पीस आपने बेच दिया था, तो इसके लिए वो यहाँ पे इस तरीके से डिटेल आ जाएंगी। तो स्टॉक स्टेटस की रिपोर्ट से आप अपने यूनिट्स वाइज भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिजी के अंदर आप एक ही आइटम की 3 यूनिट मेंटेन कर सकते हैं। इसका नाम है, सबसे बाय डिफॉल्ट मेन यूनिट इनेबल होती है। उसके बाद अगर आपको ऑल्टरनेट चाहिए तो आप ऑल्टरनेट का फीचर इनेबल कर लीजिए, या उस आपको 3 यूनिट मेंटेन करना है तो आप पैकेजिंग का भी फीचर इनेबल कर सकते हैं। तो मेन, अल्टरनेट और पैकेजिंग के थ्रू आप एक ही आइटम के 3 यूनिट मेंटेन कर सकते हैं। किसी भी यूनिट में सेल कर सकते हैं, किसी भी यूनिट में परचेज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको पैकेजिंग यूनिट इनेबल करना है तो आप सिर्फ पैकेजिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ ऑल्टरनेट चाहिए तो सिर्फ ऑल्टरनेट भी इनेबल कर सकते हैं। सेम उसी के साथ उसका कन्वर्जन का आप डेसिमल प्लेसेस कम ज्यादा कर सकते हैं। जो हमने वहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर बताया था कि 10 पीस पर बॉक्स, तो उसमें अगर आपको डेसिमल प्लेसेस ज्यादा चाहिए, 3 से ज्यादा चाहिए, तो आप 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं। सेम वैसे ही जब आप कॉन्फ़िगर करोगे यहाँ पे, तो बहुत सारी कुछ ऑप्शंस यहाँ पे भी आएंगे, जैसे कि हाइड ऑल्टरनेट यूनिट डिटेल्स इन वाउचर। अगर आप इस पे टिक कर दोगे तो ऑल्टरनेट वाली जो छोटी विंडो ओपन हो रही थी वो ओपन नहीं होगी, हाइड हो जाएगी। अलाउ ऑल्टरनेट क्वांटिटी चेंज इन वाउचर, अगर आप चाहते हो कि मैं क्वांटिटी चेंज कर पाऊँ वाउचर में ऑल्टरनेट क्वांटिटी, तो आप इस पे टिक लगा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है इनपुट कन्वर्जन फैक्टर इन वाउचर। अगर आपका कन्वर्जन फैक्टर फिक्स नहीं होता, कि 10 पीस पर बॉक्स जो हमने फिक्स कर दिया वो फिक्स नहीं होता, देन उस केस में आप वाउचर में भी मेंशन कर सकते हो। हर बार जब आपके पास परचेज आएगी तो अलग अलग कन्वर्जन होगा,
तो आप अलग अलग कन्वर्जन भी बता सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अलाउ अलाउ ऑल्टरनेट क्वांटिटी चेंज इन वाउचर और इनपुट कन्वर्जन फैक्टर इन वाउचर। तो आप वाउचर में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अगर कन्वर्जन फिक्स नहीं है तो भी आप वाउचर में ही मेंशन करें। आप एक बता के सेव कर सकते हैं और जब भी आप वाउचर क्रिएट करेंगे वहां पे भी आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेन यूनिट, ऑल्टरनेट यूनिट और पैकेजिंग यूनिट इनेबल कर सकते हैं। फिर एक ऑप्शन है इनेबल मल्टी गो डाउन इन्वेंटरी। आप देख रहे हो ये हाइड है। हाइड इसलिए है क्योंकि वाउचर हमने पोस्ट कर दिया है, एंट्री कर दी है, तो डिलीट कर देते हैं। F8 से डिलीट करते हैं, उसकी शॉर्टकट होता है। तो एक सेल और एक परचेज एंटर किया था, उसको डिलीट कर दिया। वापस से ओपन करेंगे इन्वेंटरी को, तो अभी भी कोई एक दो वाउचर पोस्टेड है। चेक करने के लिए कि कौन सी एंट्री कहाँ पे हो रखी है, वो चेक करने के लिए डिस्प्ले के अंदर एक ऑप्शन आता है चेकलिस्ट का। इस पर वाउचर स्टेटिस्टिक ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एंट्री पोस्टेड नहीं है। फिर से देखते हैं। अब इसके बाद हमने मटेरियल सेंटर क्रिएट कर रखा है, तो मटेरियल सेंटर डिलीट कर देते हैं एक बार। तो अब आप देखोगे ये ऑप्शन इनेबल हो गया। चूंकि इसको यूज कर रखा था, इसके लिए भी ऑप्शन हाइड हो गया था। तो अभी हमने वो सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट कर दी, इसके लिए वो ऑप्शन वापस से इनेबल हो गया। तो इनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री, अगर आपके मल्टीपल गोडाउन्स हैं तो आप इस फीचर को, बाय डिफॉल्ट ये फीचर इनेबल होता है, लेकिन अगर आपको नहीं यूज करना है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। और अगर आपको यूज करना है तो आप इस फीचर को, इनेबल बाय डिफॉल्ट होता है, आप अपने मल्टीपल मटेरियल सेंटर बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक ऑप्शन है इसी के अंदर, मटेरियल सेंटर एट आइटम लेवल। आप इसको देखते हैं क्या है, लेकिन ध्यान रहे इसको यूज करने से पहले एक वार्निंग आएगी। अब आप इसको जब आप अपने पास करेंगे तो जो भी डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसको एक बार आप पढ़ेंगे। उस पढ़ने से क्या होगा कि उसमें आपको सोल्यूशन और जो भी वार्निंग आ रहा है वो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे ही इस फीचर को इनेबल किया, वैसे ही एक ऑप्शन आया, दिस ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज्ड इफ एनी ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट विथ मटेरियल सेंटर स्पेसिफाइड एट आइटम लेवल। अगर आपने इस फीचर को इनेबल कर दिया और उसके बाद आपने एंट्री वगैरह पोस्ट कर दिया, देन उस केस में आप किसी भी हाल में इस ऑप्शन को डिसेबल नहीं कर पाएंगे। जैसे इसको ओके कर दिया, ओके कर दिया, सेव कर दिया। अब आप जब भी सेल परचेज कुछ भी करेंगे, जैसे हमने परचेज एंटर किया, मैंगो लिया। अब आप देखोगे मैंगो सेलेक्ट करने के बाद मटेरियल सेंटर ओपन हो रहा है। ऊपर पहले यहाँ पे ऑप्शन आता था पार्टी के बगल में, मैट सेंटर, लेकिन अब वो ऑप्शन वहां से हाइड हो गया और वो आ गया आइटम के बाद, कि आपको कौन से मटेरियल सेंटर के अंदर स्टॉक इन करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक मटेरियल सेंटर और क्रिएट कर लेते हैं। तो मटेरियल मास्टर क्रिएट करने की शॉर्टकट की F3 होती है, उसी से मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो दो मटेरियल सेंटर आपको स्क्रीन पे शो होगा। तो अब आपको जिस भी मटेरियल सेंटर के अंदर स्टॉक को इन करना है, उस इस मटेरियल सेंटर के अंदर स्टॉक को इन कर सकते हैं। जैसे मैंने लोकेशन ए ले लिया 10 बॉक्स। फिर नेक्स्ट, फिर मैंगो खरीदा, किस मटेरियल सेंटर के अंदर करना है, तो मेन स्टोर के अंदर करना है 20 बॉक्स। इस तरीके से इसको सेव कर दिया। अब ये जहां जहां भी आप इस तरीके से एंट्री करते हैं, जैसे सेल में, परचेज में, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, स्टॉक ट्रांसफर में नहीं, स्टॉक जर्नल, मटेरियल इशू टू पार्टी, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, ये सभी जगह पे उस तरीके से विंडो आएगी। तो अगर एक दो आइटमें हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 200-250 आइटमें हैं तो हर एक आइटम के बाद आपको वो विंडो पॉपअप होगी जिसमें आपको मटेरियल सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो फिर एक बार तो स्टार्ट कर दिया आपने, एंट्री पोस्ट कर दी, लेकिन अब आप सोचते हो कि मेरे को ये फीचर नहीं चाहिए, तो फिर आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते। तो इसके लिए
जब भी आप, अब आप देखोगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन ही हाइड हो गया। तो जब भी आप इस फीचर को इनेबल करें तो प्रॉपर पूरा सिनेरियो समझ के उसके अकॉर्डिंग ही आप इस फीचर को इनेबल करें। इस फीचर का यूज हम वहां पे भी करते हैं जब हमें रैक वाइज स्टॉक को मेंटेन करना होता है। तो हमने मटेरियल सेंटर के अंदर रैक बना लिया, रैक 1, रैक 2, रैक 3, रैक 4, रैक 5, रैक 6। अब कौन सी रैक में कौन सा प्रोडक्ट रखा हुआ है, वो अगर हमें देखना होता है, देन उस केस में हम आइटम लेवल का यूज करते हैं। या और भी अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वो फीचर डिसेबल करते हैं, उसके लिए एंट्री डिलीट कर देते हैं। तो इनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंटरी, डिफॉल्ट में ये फीचर इनेबल होता है। आपको डिसेबल करना है, आप डिसेबल कर सकते हो, या आपको मल्टीपल गोडाउन इन्वेंटरी मेंटेन करना है और मल्टीपल मटेरियल सेंटर वगैरह क्रिएट करना है, तो आप इस फीचर की हेल्प से कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, मैन्युफैक्चरिंग फीचर। नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल मैन्युफैक्चरिंग फीचर। ये ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। अब देखते हैं इस फीचर को इनेबल करने के बाद इसको सेव करेंगे और मास्टर के अंदर ऑप्शन आएगा बिल ऑफ मटेरियल का, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है बॉम, BOM। मैन्युफैक्चरिंग फीचर का मतलब कि हमें कोई भी चीज अगर प्रोडक्शन करना है, किसी भी चीज का अगर हमें प्रोडक्शन करना है, देन उस केस में हम मैन्युफैक्चरिंग फीचर का यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फीचर का यूज तभी कर पाएंगे जब हमारा फॉर्मूला फिक्स होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम कोई एक चीज बनाते हैं, कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बनाने के लिए अगर हमारा फॉर्मूला फिक्स होगा कि A क्वांटिटी इतनी लगेगी, B क्वांटिटी इतनी लगेगी, C क्वांटिटी इतनी लगेगी, तब जाके वो Z क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी। तो अगर हमारा ये फॉर्मूला फिक्स है, तभी हम बिल ऑफ मटेरियल और प्रोडक्शन फीचर का यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आते हैं, बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल ले लिया मैंने, नाम ले लिया शर्ट। कौन सी आइटम प्रोड्यूस होगी, तो मैंने यहाँ पे आइटम क्रिएट किया, शॉर्टकट यूज किया F3, आइटम क्रिएट करा शर्ट, इसको सेव कर दिया। अब एक शर्ट, कितनी शर्ट प्रोड्यूस करना है आपको नीचे फॉर्मूला बताना है कि एक शर्ट बनाने के लिए या 10 शर्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें कितनी लगेंगी। तो मैंने कहा एक शर्ट बनाने के लिए अब नीचे फॉर्मूला बताएंगे। कोई एक्सपेंस वगैरह लगता है आपको, जैसे स्टिचिंग चार्जेस या कुछ भी ऐसा, डाइंग चार्जेस या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने कहा 120 रुपीज पर शर्ट एक्सपेंस भी होता है। और उसके बाद अब आ गए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ पे आप देखोगे तो लिखा हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इस शर्ट को एक पीस बनाने के लिए कौन कौन सी आइटमें लगेंगी, जिसमें सबसे पहले मैंने ले लिया, कितने पीस बटन लगेंगे, मैंने कहा 15 पीस। फिर उसके बाद सेकंड ले लिया कॉटन। कितना कॉटन लगेगा, मैंने कहा 3 मीटर कॉटन लगेगा। और क्या क्या लगेगा, जैसे ले लिया थ्रेड। थ्रेड कितना लगेगा, तो 2 यूनिट फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो अब इस हिसाब से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया कि एक शर्ट को बनाने के लिए बटन 15 पीस, कॉटन 3 मीटर और थ्रेड 2 यूनिट लगेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बाई प्रोडक्ट। क्या ऐसा होता है कि इसमें से कुछ प्रोडक्ट बच गए, कुछ मटेरियल बच गया, रॉ मटेरियल से कुछ मटेरियल बच गया। अब उस मटेरियल जो बच गया उससे भी हम कुछ प्रोड्यूस करते हो। तो एग्जाम्पल के लिए अब कॉटन बच गया, तो अब कॉटन से क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए मास्क ले लेते हैं। कि प्रोड्यूस होगा तो हम उसके साथ फ्री दें या उसको अलग से बेचें। तो मैंने कह दिया कि 4 पीस मास्क
बाई प्रोडक्ट में बनेगा। अब इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब उसके बाद उससे पहले क्या करेंगे, अब परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। तो सबसे पहले बटन ले लेते हैं 150 पीस या 1500 पीस, 20 रुपए की एक बटन। बटन हो गया 3000 मीटर, 400 रुपये मीटर। फिर उसके बाद ले लेते हैं थ्रेड। थ्रेड ले लेते हैं 1000 यूनिट, 40 रुपए यूनिट के हिसाब से। ये 3 आइटम थी, इसको हमने कर दिया सेव। एक तो तरीका ये हो गया कि हमने आइटम ढूंढ ढूंढ के परचेज चढ़ा लिया, क्योंकि हमारे पास तो बिल आएगा तो हम उस बिल्स को देख के परचेज चढ़ा सकते हैं। एक और वे होता है परचेज चढ़ाने का, वो भी देखते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब आइटम वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या प्रेस करोगे, F4। F4 प्रेस करने के बाद बिल ऑफ मटेरियल। कौन सा बिल ऑफ मटेरियल, तो हमने कहा शर्ट। कितनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, तो आपने कहा 10 पीस। 10 पीस शर्ट के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल की क्वांटिटी वगैरह आ जाए ऑटोमेटिकली। आप जैसे ही ओके करोगे वैसे ही आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो कभी जैसे आपको ऑर्डर देना है, तो परचेज ऑर्डर आपको बनाना है, तो आप सिंपल 100 शर्ट लिख के वो ऑटोमेटिकली वो सारी क्वांटिटी आ जाएगी और उसका आप ऑर्डर दे सकते हो। तो 1 बाय 1 आपको आइटम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और ना ही क्वांटिटी कैलकुलेट करने की जरूरत है कि 10 पीस शर्ट बनाएंगे या 100 पीस शर्ट बनाएंगे तो क्या क्या कितना लगेगा। वो सिंपल कैलकुलेट करके ले आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप उसका रेट वगैरह मेंशन कर देंगे। तो ये हमने एंटर कर लिया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमारे स्टॉक में आ गया। अब प्रोडक्शन करने के लिए ट्रांजैक्शन के अंदर ही ऑप्शन आता है प्रोडक्शन। यहाँ पे प्रोडक्शन की डेट डालेंगे कि कौन सी डेट को हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। बिल ऑफ मटेरियल मल्टीपल हो सकते हैं, तो आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा बिल ऑफ मटेरियल आपको यूज करना है। कितनी शर्ट प्रोड्यूस करना है, तो आपने कहा 10 पीस। कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, अगर 120 से कम है या 120 से ज्यादा है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके कर दिया। ओके करने के साथ ही आप देखोगे नीचे सारी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ गई। क्यों, क्योंकि हमने वहां पे बिल ऑफ मटेरियल बनाया हुआ है। तो शर्ट 10 पीस प्रोड्यूस हो गया, 1700 रुपये उसकी कॉस्टिंग तक आ गई। कॉस्टिंग कैसे आ गई, तो यहाँ पे आपने बटन खरीदा था जिसमें से 15 पीस बटन लगे, 3 मीटर थ्रेड लगेगा, और उसके बाद कुछ कॉटन लगेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल पहले से बना रखा और फॉर्मूला फिक्स कर रखा है। उसी के साथ साथ मास्क भी आपका आ गया, 40 पीस आपका मास्क भी जनरेट हो गया। अब इसकी क्वांटिटी, इसकी कॉस्टिंग कुछ भी नहीं आई, क्योंकि ये तो बाय प्रोडक्ट से बना हुआ है। तो नीचे जितने भी मटेरियल की कॉस्ट थी वो सारी सब कुछ आपका शर्ट में ऐड हो चुका है ऑलरेडी। तो इसके लिए मास्क की कोई भी कॉस्टिंग नहीं है। तो इस तरीके से आप प्रोडक्शन का यूज कर सकते हैं। इसको आप सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद डिस्प्ले के अंदर एक रिपोर्ट आती है प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन रिपोर्ट। जिसमें आप प्लानिंग कर सकते हो प्रोडक्शन की, कि अगर आपको बल्क में कोई ऑर्डर मिल जाए, जैसे कि आपको 5000 पीस शर्ट बनाने का ऑर्डर मिल गया, तो अब आप एक प्लानिंग करोगे कि मेरे को कौन कौन सी रॉ मटेरियल कितने परचेज करने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे प्लान करेंगे। तो आप जैसे ही ओपन करोगे वैसे ही यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 2000 पीस शर्ट बनाने के लिए, 2000 पीस शर्ट बनाने के लिए क्वांटिटी कितनी रिक्वायर्ड है, और आपके स्टॉक में कितनी अवेलेबल है, और कितना डिफिशियंसी है, मतलब कितनी कमी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी रिक्वायर्ड 75,000 बटन लगेंगे, जिसमें आपके पास अवेलेबल है 1350। कॉटन लगेगा 15,000 मीटर, जो कि हमारे पास अवेलेबल है 2970 मीटर। इसी तरीके से थ्रेड्स 10,000, जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 980। तो यहाँ पे आपको ये डिफिशियंसी भी मेंशन करेगा कि कितने की आपके पास कमी है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्शन की प्लानिंग भी कर सकते हैं।
ये तभी हो पाएगा जब हम प्रोडक्शन का फीचर यूज करेंगे, बिल ऑफ मटेरियल वगैरह जनरेट करेंगे, तभी हम प्रोडक्शन का फीचर, तभी हम ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्शन वेरिएंस। आप प्रोडक्शन वेरिएंस की रिपोर्ट भी देख सकते हो कि आपने कोई चेंजेस वगैरह किए हो तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बिल ऑफ मटेरियल का नेम था शर्ट, आइटम कितनी जनरेट हुई है, कौन सी जनरेट हुई है, तो शर्ट। कितनी क्वांटिटी जनरेट हुई है, 10 पीस। उसके बाद आइटम कंज्यूम्ड कौन कौन सा हुआ है, तो बटन, कॉटन, थ्रेड। कितना वाउचर में आपने मेंशन किया, कितना बीओएम के अंदर मेंशन किया, वो दोनों सेम है। अगर आपने चेंज किया होता, एग्जाम्पल के लिए आपके बटन 150 की जगह पे 130 ही लगे, और इसको आपने सेव कर दिया, तब आप यहाँ पे देखोगे कि वाउचर में आपने 130 कर दिया और बिल ऑफ मटेरियल एक्चुअल था आपका 150 का। तो यहाँ से आपको वेरिएंस की रिपोर्ट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेरिएंस भी चेक कर सकते हैं कि कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं हुआ है। फिर उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल डिटेल्स। अगर आपको कोई बिल ऑफ मटेरियल की डिटेल देखना है कि कौन सी आइटम कौन कौन से बिल ऑफ मटेरियल में यूज हो रही है, जैसे बटन है, बटन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कौन कौन से बिल ऑफ मटेरियल में, शर्ट में, ट्राउजर में, कुर्ते में, कहाँ कहाँ आप यूज हो रहा है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन, कौन से प्रोडक्ट का देखना है, तो आपने कहा बटन का देखना है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ शर्ट के लिए यूज हो रहा है, ऐसे जितने भी होंगे वो सारे लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर जिसका फॉर्मूला फिक्स नहीं होगा कोई भी प्रोडक्ट बनाने का, तो क्या वो फिर प्रोडक्शन की एंट्री वगैरह, स्टॉक मैनेजमेंट नहीं कर सकता बिजी में? तो ऐसा नहीं है। उसके लिए सेकंड ऑप्शन होता है स्टॉक जर्नल। अगर आपका फॉर्मूला फिक्स नहीं है तो आप स्टॉक जर्नल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेम होता है, जैसे आप स्टॉक जर्नल ओपन करेंगे और यहाँ पे डेट मेंशन किया, कौन से स्टोर से जनरेट करना है, कौन से स्टोर में कंज्यूम करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो दो बॉक्स हैं, आइटम जनरेटेड और आइटम कंज्यूम्ड। आप यहाँ पे मैनुअल बता सकते हैं कि मैंने शर्ट बनाया 10 पीस, और उसके बाद क्या क्या लगा, तो बटन लग गया 20, बटन लग गया 150, उसके बाद कॉटन लग गया 30, उसके बाद थ्रेड लग गया 20। तो जो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है वो आप यहाँ पे मैनुअली भी मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपका फॉर्मूला फिक्स है तो आप प्रोडक्शन का यूज करेंगे, फॉर्मूला फिक्स नहीं है तो आप स्टॉक जनरल का भी यूज कर सकते हैं। या स्टॉक जनरल का और भी यूज होता है, अगर आपको स्टॉक का मैनेजमेंट करना है, स्टॉक एडजस्टमेंट करना है, तो भी आप स्टॉक जनरल का यूज कर सकते हैं। तो आइटम कंज्यूम करेंगे तो ये सारी क्वांटिटी आपकी आइटम से कम हो जाएंगी, और शर्ट की 10 क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसी के अंदर प्रोडक्शन का फीचर यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन के केस में प्रोडक्शन की रिपोर्ट आएगी, प्रोडक्शन रिपोर्ट। स्टॉक जर्नल की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जब फॉर्मूला ही फिक्स नहीं है तो आप प्लानिंग भी नहीं कर सकते और ना ही कोई वेरिएंस चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेल्स कोटेशन, परचेज कोटेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग और चालान। ये सारे फीचर इनेबल कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो एक जो नॉर्मल फ्लो होता है, जो एक साइकिल फॉलो होती है, जो एक फ्लो होता है, वो होता है सबसे पहले आप कोटेशन बनाते हैं, कोटेशन के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद चालान, और चालान के बाद इनवॉइसिंग होती है। ये एक फ्लो होता है, स्टैंडर्ड फ्लो है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे बिजनेसेस इस फ्लो को फॉलो करें, कि वो पहले कोटेशन बनाएंगे, फिर ऑर्डर बनाएंगे, फिर चालान बनाएंगे और फिर उसके बाद इनवॉइसिंग करेंगे।
तो आप जरूरी नहीं है फ्लो को फॉलो करें। आप कोटेशन बनाने के बाद भी डायरेक्ट चालान बना सकते हैं। आप चालान बनाने के बाद भी डायरेक्ट इनवॉइसिंग कर सकते हैं। आप ऑर्डर बनाने के बाद भी डायरेक्ट इनवॉइसिंग कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको यूज करना है वैसे आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने ये सारे फीचर इनेबल कर लिया। कोटेशन भी इनेबल कर लिया, चालान भी इनेबल कर लिया, कोटेशन, चालान, और क्या इनेबल किया, ऑर्डर। ये तीनों ऑप्शन हमने इनेबल कर लिया। अब आते हैं ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में सब आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐड हो गए। जैसे सबसे पहला आ रहा है सेल्स कोटेशन, परचेज कोटेशन, फिर उसके बाद सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। लेकिन चालान यहाँ पे शो नहीं कर रहा, जबकि चालान का भी फीचर हमने यहाँ पे इनेबल किया हुआ है। तो सेल्स कोटेशन, परचेज कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। अब चालान के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है मटेरियल इशू टू पार्टी और मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी में। मटेरियल इशू टू पार्टी में आएगा सेल चालान। यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑप्शन आ गया सेल चालान। ऐसे ही अगर आप मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी में चेक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा परचेज चालान। तो मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव से हम सेल और परचेज चालान की एंट्री पोस्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक कुछ ट्रांजेक्शन के बाद कुछ गैप है। जैसे कोटेशन, ऑर्डर के बीच में थोड़ा गैप है, फिर सेल, परचेज, सेल रिटर्न के बीच में थोड़ा गैप है, पेमेंट रिसीट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के बीच में गैप है, मटेरियल इशू टू पार्टी, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी के बीच में गैप है। तो जो अकाउंटिंग की टर्म्स की बात करें तो तीन तरीके के वाउचर टाइप्स होते हैं। सबसे पहला वाउचर टाइप होता है डुअल वाउचर। डुअल वाउचर मींस ऐसे वाउचर जहां पे इन्वेंट्री और अकाउंटिंग दोनों इफेक्ट होते हैं। जैसे अगर आप किसी को सेल करेंगे तो आपका स्टॉक भी कम होगा, और उससे पैसे लेने हैं तो अकाउंटिंग भी इफेक्ट होगी। तो सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न को हम बोलते हैं डुअल वाउचर, जहां पे इन्वेंट्री और अकाउंटिंग दोनों इफेक्ट होती है। फिर उसके बाद पेमेंट रिसीट, जनरल कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सब की जब भी आप एंट्री पोस्ट करते हो तो इसमें कोई भी इन्वेंटरी का इफेक्ट नहीं होता। आप किसी को पेमेंट करते हो तो सिर्फ पैसे देते हैं, कोई इन्वेंटरी का इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई इन्वेंटरी कम ज्यादा नहीं हो रही। तो इसके लिए इसको बोलते हैं प्योर अकाउंटिंग वाउचर। पेमेंट रिसीट, जनरल कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सबको बोलते हैं प्योर अकाउंटिंग वाउचर। फिर उसके बाद स्टॉक ट्रांसफर, प्रोडक्शन, अनअसेंबल स्टॉक, जनरल, ये होते हैं हमारे प्योर इन्वेंट्री वाउचर। स्टॉक ट्रांसफर, आपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफर किया, तब अपनी ही ब्रांच में आपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर किया, तो कोई अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री इफेक्ट होगा। एक गोडाउन के अंदर स्टॉक कम हो गया, दूसरे गोडाउन के अंदर स्टॉक बढ़ गया। तो इसको अपन बोलते हैं प्योर इन्वेंट्री वाउचर। और मटेरियल इश्यू और मटेरियल रिसीव को भी हम प्योर इन्वेंट्री वाउचर बोल सकते हैं। लेकिन बिजी के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको मटेरियल इश्यू और मटेरियल रिसीव के अंदर अकाउंटिंग भी करानी है तो आप करवा सकते हैं, इसके लिए उसके बीच में गैप है। अदरवाइज तीन तरीके के वाउचर टाइप होते हैं: डुअल वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंटरी वाउचर। प्योर इन्वेंटरी वाउचर और प्योर अकाउंटिंग वाउचर। अब आप ऊपर सेल्स कोटेशन, परचेज कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर को देखोगे तो उसमें भी गैप है। तो फिर ये क्या है? तो ये एक ऐसे वाउचर है जिससे ना तो इन्वेंटरी इफेक्ट होती है ना ही अकाउंटिंग इफेक्ट होती है, तो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। कोटेशन आप बनाएंगे तो कोटेशन तो आपने सिर्फ मैनुअल राइटिंग कर लिया, मेल कर दिया या ड्राफ्ट करके उनको भेज दिया, तो उसमें ना तो आपकी कोई इन्वेंटरी इफेक्ट होगी ना ही आपकी अकाउंटिंग इफेक्ट होगी। वैसे ही ऑर्डर होता है, ऑर्डर आएगा जब स्टॉक जाएगा तब जाके वो इन्वेंट्री वगैरह इफेक्ट होगी, लेकिन जब ऑर्डर आएगा उस केस में ना तो इन्वेंट्री इफेक्ट हो रही है ना ही अकाउंटिंग इफेक्ट हो रही है, तो इसके लिए उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। तो ध्यान रहे तीन तरीके के वाउचर टाइप होते हैं: डुअल वाउचर, प्योर अकाउंटिंग वाउचर और प्योर इन्वेंटरी वाउचर। अब हम लोग थे कोटेशन, ऑर्डर, चालान पे। तो सबसे पहले फ्लो ही फॉलो करते हैं कि सबसे पहले एक कोटेशन बनाते हैं, सेल्स कोटेशन जनरेट करते हैं। 1 नवंबर कर लेते हैं। जैसे सेल परचेस का फॉर्म होता है, जैसे आप ओपन करते हो वो सारी डिटेल मेंशन करते हैं, वैसे ही कोटेशन, ऑर्डर, चालान का भी फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सेल टाइप सेलेक्ट करेंगे, कौन सी पार्टी से कोटेशन आया हुआ है या आप भेज रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे।
इसका कोटेशन भेजना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, शर्ट ले लेते हैं। 10 पीस शर्ट का कोटेशन भेजना है 2,500 रुपये से। हमने इसको सेव कर दिया और उसको भेज दिया। फिर उसके बाद उसके पास कोटेशन रिसीव हुआ, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया, तो फिर अब ऑर्डर एंटर करेंगे। 11/4 को हमारे पास ऑर्डर आया, कोटेशन दिया था 10 पीस का। अब हो सकता है ऑर्डर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 8 पीस का आया हो सकता है। कोटेशन हमने 10 पीस का दिया, उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी 10 पीस की, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा ऑर्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 पीस का है। लेकिन अब क्या आप सब चीजें मैनुअल टाइप करनी पड़ेंगी यहाँ पे? पार्टी तो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन अब आइटम का नेम, क्वांटिटी, क्या रेट से हमने कोटेशन बनाया था वो हमें कैसे याद रहेगा? तो यहाँ पे की होती है, उसको आप प्रेस करेंगे F11। तो जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे, पेंडिंग जितने भी इस पार्टी के कोटेशन होंगे वो सारे आपको लिस्ट में शो हो जाएंगे। इस पार्टी के जितने भी पेंडिंग कोटेशन होंगे वो सारे लिस्ट में शो हो जाएंगे। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे, तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब आपको इसमें कुछ कम ज्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 8 पीस और इसको सेव कर दिया। सिंपल। अगर वो 100 आइटमें हैं, 150 आइटमें हैं, तो आपको मैनुअल टाइप करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल F11 प्रेस करेंगे, वो सारी डिटेल आ जाएगी। अब सेल ऑर्डर के बाद हम क्या बनाएंगे? चालान बनाएंगे, सेल्स चालान। तो उसके लिए मटेरियल इशू टू पार्टी पर आएंगे। 20/4 को सेल चालान बना रहे हैं, सेम पार्टी। सेम वैसे ही F11 प्रेस करेंगे, तो इसको अगर ऑर्डर पेंडिंग है तो ऑर्डर दिखाएगा, और अगर आपने ऑर्डर नहीं बनाया हुआ है, सिर्फ डायरेक्ट कोटेशन से चालान बना रहे हैं, तो कोटेशन दिखाएगा। तो अब यहाँ पे आ गया ऑर्डर, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे 8 पीस की जगह पे हो सकता है आपके पास रेडी ना हो 8 पीस, तो आपने कहा अभी 5 पीस मैं भेज देता हूँ, 3 पीस बाद में भेज दूंगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भेज देंगे। 10 पीस का कोटेशन था, 8 पीस का ऑर्डर आया, 5 पीस हमने भेज दिया, चालान पे माल भेज दिया। अब भेज दिया इट मीन्स कि स्टॉक से वो 5 पीस कम हो गया। फिर उसके बाद अगर आपको फाइनल इनवॉइस करना है तो इनवॉइस कर लीजिए, और अगर नहीं, अभी वो 3 पीस बचा हुआ है, वो भेजने के बाद आपको इनवॉइस भेजूंगा, तो फिर उस केस में यहाँ पे हमने वापस से 25/4 एक और चालान बना लेते हैं शर्ट का ही, और 3 पीस मैनुअल नहीं टाइप करेंगे, F11 से पिक कराएंगे, तो 3 पीस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और इसको सेव कर दें। अब इसके बाद अगर आपको फाइनल इनवॉइसिंग करनी है तो आप सेल बिल पे आएंगे, 30/4 को आप इनवॉइस बनाएंगे। डायरेक्ट बना रहे हैं या अगेंस्ट चालान बना रहे हैं? हमने कहा अगेंस्ट चालान। किस पार्टी के अगेंस्ट में? ABC। जैसे ही आप F11 करेंगे, 2 चालान पेंडिंग है, वो दोनों चालान की डिटेल्स आ जाएंगी, आप इसको सेलेक्ट करोगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आ जाएंगी। इसको आप सेव करेंगे और उनको इनवॉइस दे देंगे। अब दे दिया, अब आपको चेक करना है कि मेरा पेंडिंग कोटेशन कितना है, पेंडिंग ऑर्डर कितना है, कौन कौन सी पार्टी से कोटेशन आया था, उस पर क्या काम हुआ। तो ये सारी डिटेल्स देखने के लिए डिस्प्ले के अंदर रिपोर्ट्स आएगी, कोटेशन, ऑर्डर, चालान, प्रोसेसिंग। इस पे एंटर करेंगे। पेंडिंग कोटेशन देखना है, यानी आपका कौन कौन सा कोटेशन पेंडिंग है। कोटेशन वाइज स्टेटमेंट देखना है। कोटेशन वाइज स्टेटमेंट मींस कि कौन सा कोटेशन कहाँ पर एडजस्ट हुआ। जैसे आपने कोटेशन को ऑर्डर में एडजस्ट किया, या कोटेशन को चालान में एडजस्ट किया, या कोटेशन से डायरेक्ट बिलिंग कर ली, तो कहाँ एडजस्ट हुआ आप इसको चेक करेंगे। सेल्स कोटेशन पर क्लिक करेंगे, डेट, ऑल, ऑल। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो एडजस्टमेंट डिटेल, इस ऑप्शन को यस करके इसको ओपन करेंगे। तो 1/11 को आपके पास 1/11 डेट आ गई, और यहाँ पे आप देखोगे तो शर्ट कोटेशन की क्वांटिटी 10 थी, क्लियर क्वांटिटी 8 हुई, 8 पीस क्लियर हो गया, लेकिन 2 पीस अभी भी पेंडिंग है। कोई बात नहीं। फिर उसके बाद इसको कब आपने एडजस्ट किया, कहाँ पर एडजस्ट किया? तो सेल ऑर्डर, यहाँ पे आप देखोगे तो 131 सेल ऑर्डर का नंबर है, उसके अंदर
11/4 को 8 क्वांटिटी एडजस्ट हो गई। अब इस 2 क्वांटिटी को हमें खत्म करना है, इसका कोई अब रोल नहीं है, कोटेशन वगैरह सब कैंसिल करना है। तो आपको कैंसिल करने के लिए आप यहीं पे F4 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी आपको कैंसिल करना है, क्लियर करना है, आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये आपका कोटेशन फुल्ली एडजस्ट हो गया। कोटेशन क्वांटिटी 10, क्लियर क्वांटिटी 10, पेंडिंग क्वांटिटी कुछ भी नहीं है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे एडजस्ट हुआ वो आपको यहाँ पे शो हो जाए। तो इस तरीके से आप सेल्स कोटेशन जनरेट करने के बाद अगर उसके अब कुछ भी नहीं करना, उसको अब कैंसिल करना है या क्लियर करना है, तो सिंपल आप कोटेशन वाइज स्टेटमेंट रिपोर्ट के अंदर आएंगे, F4 प्रेस करके उस क्वांटिटी को क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर, सेम ऐसे ही पेंडिंग ऑर्डर भी है, ऑर्डर वाइज स्टेटमेंट भी ऐसे ही है कि अगर आपको चेक करना है कि ये ऑर्डर कौन से बिल पे एडजस्ट हुआ है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वैसे ही अगर उसमें से कोई ऐसा ऑर्डर है जिसको आपको कैंसिल करना है, क्लियर करना है, तो आप F4 प्रेस करके उसको क्लियर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसी सेल्स जो बिना ऑर्डर के बना हो, ऐसा सेल जो बिना ऑर्डर के बना हो उसको अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं सेल्स विदाउट ऑर्डर, परचेज विदाउट ऑर्डर, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है पेंडिंग चालान, कि कौन कौन से चालान आपके पेंडिंग है, कौन सा चालान कौन से इनवॉइस के अंदर एडजस्ट हुआ है, वो आप चालान वाइज स्टेटमेंट रिपोर्ट के अंदर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स मिलेंगी कोटेशन ऑर्डर चालान प्रोसेसिंग रिपोर्ट के अंदर। पेंडिंग कोटेशन, पेंडिंग ऑर्डर, पेंडिंग चालान। इसमें एक रिपोर्ट है कंपेयर परचेज कोटेशन। अगर आपको सेम आइटम किसी 2 वेंडर से कोटेशन आया हुआ है तो ये आपको बता देगा कि किसका बेस्ट प्राइस है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे परचेज करें, क्योंकि हमें ध्यान नहीं होगा किसका किसका कौन कौन से रेट से आया है, तो आप इस रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं। जैसे बटन ले लेते हैं, बटन आपके पास 15,000 पीस का कोटेशन आया है 30 रुपए से, एक पार्टी से। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद सेम बटन 15,000, 15,000 पीस का ऑर्डर है, 15,000 पीस का कोटेशन आया और ये आया है 29 रुपए से। एक था 30 रुपए से, ये आया 29 रुपए से। अब आपको ध्यान नहीं रहेगा कि किसकी किस पार्टी से कोटेशन आया था, क्या क्या रेट किसने लगाए हैं, तो आप सिंपल कंपेयर परचेज कोटेशन पर क्लिक करेंगे। ऑल आइटम 1/4 से अभी तक में जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखोगे 2 कोटेशन बनाए थे और इसने कंपेयर करके बेस्ट कोटेशन जो भी था वो हमारे सामने रख दिया कि 15,000 पीस अगर आप कोटेशन इनसे बटन्स लेंगे तो ये 29 रुपए का आपको दे देंगे। तो इस तरीके से आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। आइटम वाइज देखना है आप आइटम वाइज भी देख सकते हैं कि बटन वीजी इन्फोटेक से आपको रेट मिला 29 रुपए का, पार्टी एबीसी से आपको रेट मिला है 30 रुपए का। तो इस तरीके से भी अगर आपको कंपेयर करना है तो कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से पीसी के अंदर आप कोटेशन ऑर्डर चालान के एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्कीम, कैसे बीजी के अंदर हम स्कीम अप्लाई करते हैं, या इनमें से कुछ और फीचर्स एक बार देख लेते हैं, कोई काम के फीचर हो तो उसको भी कवर करेंगे। चलिए, इसमें सच कुछ ऐसा नहीं है। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में सबसे पहला स्टॉक वैल्यूएशन मेथड। स्टॉक वैल्यूएशन मेथड का रोल ये होता है कि वो आपके स्टॉक को कैलकुलेट करता है। क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने में स्टॉक वैल्यूएशन मेथड हेल्प करता है। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं स्टॉक वैल्यूएशन के। फीफो बेसिस पे करना है, लीफो बेसिस पे करना है, लास्ट परचेज के बेसिस पे करना है, सेल्फ इवेल्युएशन करना है। तो इस तरीके से मल्टीपल मेथड्स दिए हुए हैं।
तो जिस भी मेथड से अगर आपको स्टॉक को कैलकुलेट कराना है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उस फीचर को सेलेक्ट, उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे डिफॉल्ट में वेटेड एवरेज होता है। वेटेड एवरेज का मतलब मैं बता देता हूं, जैसे कि आपने एप्पल खरीदा, 10 पीस एप्पल खरीदा, आइटम हो गई, क्वांटिटी हो गया, और ये हो गया रेट। 10 पीस एप्पल खरीदा 12 रुपए से, तो इसका टोटल हो गया 120 रुपए। अभी अगर आप अपना क्लोजिंग स्टॉक बताएंगे कि मेरे पास एप्पल कितने कितने रुपए के रखे हुए हैं, तो अभी आप बताओगे 120 रुपए का रखा हुआ है। और उसके बाद एक एप्पल की कॉस्ट 10 रुपए है, यही आप बताएंगे नॉर्मल, क्योंकि अभी हमने एक ही बार परचेज किया हुआ है। फिर यही चीज अगर आपने मल्टीपल टाइम्स किया, जैसे एप्पल आपने फिर खरीदा, 15 पीस खरीदा, या 10 ही पीस ले लेते हैं, उसका रेट बढ़ गया, 12 रुपए से होगा, सॉरी। अब इसका रेट बढ़ गया, आपने कहा 15 रुपए का खरीदा है, तो अब हो गई 150 रुपए। तो टोटल तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, 120 और 150, कितना हो गया, 270। तो ये तो आपका 270 ही आएगा, क्योंकि टोटल क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 270 रुपए का है। लेकिन अब यहाँ पे पर पीस की कॉस्ट बदल जाएगी। पर पीस की कॉस्ट क्या बदल जाएगी, 270 डिवाइडेड बाई 20, 270 डिवाइडेड बाई 20। अब आपका ये पर पीस का कॉस्ट हो गया 13.5 रुपीज, क्योंकि अब आपके पास 20 क्वांटिटी हो गई। तो इसको अपन बोलते हैं वेटेड एवरेज। इस तरीके से आप एवरेज निकालते हैं। अलग अलग रेट से खरीदा है, अलग अलग रेट से खरीदा है, क्वांटिटी चाहे जैसे भी खरीदी हो, अलग अलग रेट पे खरीदा है, तो उस केस में आपकी एक पीस की कॉस्ट हो गई 13.5 रुपीज, और टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो गया आपका 270 रुपए का। तो इस तरीके से वेटेड एवरेज होता है। ऐसे ही अलग अलग मेथड्स होते हैं स्टॉक को कैलकुलेट करने के। फीफो बेसिस पर होता है, लास्ट लीफो बेसिस पर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट सेल, सेल्फ इवेल्युएशन, जितना भी मैं वैल्यू डाल दूं उसी के बेसिस पे कैलकुलेट करें। तो इस तरीके से ये मल्टीपल मेथड्स होते हैं, इसको यहाँ वेटेड एवरेज कर देते हैं। अब आते हैं स्कीम। कैसे बिजी में स्कीम अप्लाई करते हैं। स्कीम सभी लोगों को पता होगा, बाई वन गेट वन फ्री, बाई थ्री, तीन आप सेलेक्ट करो, पिक थ्री, और जो भी सबसे कम वैल्यू का होगा उसमें से एक फ्री हो जाएगा। तो स्कीम मेंटेन करना है, उसके लिए सबसे पहले स्कीम का फीचर इनेबल करेंगे और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद स्कीम भी मास्टर का ही पार्ट है, तो मास्टर के अंदर ही आप देखोगे तो स्कीम बनाने का ऑप्शन आएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, स्कीम का नेम कुछ भी ले लेते हैं, बाई वन गेट वन अनदर आइटम, या कुछ भी है, जो भी हमें चाहिए वो स्कीम ले लेंगे। फिल्टर ऑन टाइम, अगर आपको टाइम पे फिल्टर लगाना है कि 7 से 9 के बीच में ही सिर्फ स्कीम चलेगी, बाकी पूरे दिन नहीं चलेगी। जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में आएंगे तो हैप्पी आवर्स चलते हैं वहां पे, कि अगर आप 7 से 10 के बीच में रात को आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा हैप्पी आवर्स के तहत। तो फिल्टर ऑन टाइम भी लगाना है तो आप फिल्टर ऑन टाइम भी लगा सकते हैं। डेट, कब से कब तक ये स्कीम एप्लीकेबल है, तो 1/11 से 10/11 तक ये स्कीम एप्लीकेबल है। किस पे लगेगी, सेल पर लगेगी। कौन सी सीरीज पर लगेगी, तो ऑल सीरीज पे लगेगी। इंडिविजुअल आइटम के बेसिस पे स्कीम लगाना है, क्लब डॉन के बेसिस पे लगाना है, या वाउचर के बेसिस पे लगाना है। हमने कहा अभी इंडिविजुअल आइटम। सभी पार्टीज को ये स्कीम देना है, या कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पार्टीज को देना है, या एक पार्टी को देना है। हमने कहा अभी सभी पार्टीज को। आइटम वाइज करना है या आइटम ग्रुप वाइज करना है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो हमने कहा आइटम वाइज। फ्री डिस्काउंटेड सेम आइटम, फ्री डिस्काउंटेड डिफरेंट आइटम। सेम आइटम को फ्री देना है या दूसरी आइटम को फ्री देना, मैंने कहा फ्री आइटम, डिफरेंट आइटम। अब नीचे आएंगे, क्या बेचेंगे, तो जब भी कोई शर्ट खरीदेगा 2 पीस, तो उसके साथ उसको 10 पीस बनाना फ्री। इसको हमने कर दिया सेल। अब आप जब भी कोई सेल करेंगे 1/11 से लेके 31/11 तक,
एक 11 से 10, 11 के बीच में जब भी आप कोई सेल करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे शर्ट लोगे, एक पीस मेंशन किया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप चेक स्कीम करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा नो स्कीम फाउंड। जैसे ही यहाँ पे आपने 2 पीस किया, आप एंटर जैसे ही करेंगे वैसे ही आप देखो ऑटोमेटिकली रेड कलर में हो जाएगा और बनाना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो 2 पीस शर्ट के साथ में 10 पीस बनाना फ्री हो गया। अब आप स्कीम यहाँ पे चेक करेंगे तो वो आपको बता भी देगा कि बाय वन गेट वन अनदर आइटम के नाम की स्कीम अप्लाई हुई है। तो इस तरीके से और स्कीम आपको जनरेट करनी है, जैसे ले लेते हैं पिक एनी थ्री। इसमें भी ले लिया सेल। अब इस पे लगाते हैं क्लब डाउन। क्लब डाउन में मैंने ले लिया फ्री क्वांटिटी लिस्ट वैल्यू, यानी 3 आइटम सेलेक्ट करूंगा, उसमें से जो भी सबसे कम वैल्यू की आइटम होगी वो फ्री हो जाएगी। क्वांटिटी के बेसिस पे लगाना है, अमाउंट के बेसिस पे लगाना है, मैंने कहा अमाउंट पे बेसिस पे लगाना है। नहीं, ये हो गया। इस पे नीचे आएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कि कोई भी अगर जनरल ग्रुप की 3 आइटम सेलेक्ट करेगा तो एक फ्री हो जाएगी। अब यहाँ पे आते हैं, जनरल ग्रुप की आइटम सेल करते हैं। जनरल ग्रुप की यहाँ पे सब आप देख रहे हो कि जनरल ग्रुप्स की आइटम आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया शर्ट, 1 पीस शर्ट 1500 की। फिर उसके बाद ऑरेंज ले लिया 10 किलो, 120 रुपए के हिसाब से। हम्म, फिर उसके बाद मास्क ले लिया 10 पीस, नहीं एक एक पीस लेते हैं क्योंकि बाय 3 गेट 1 फ्री है। तो मास्क लिया 1 पीस, इसको बता दिया 45 का। अब स्कीम के अकॉर्डिंग हमने कहा कि कोई भी 3 आइटम आप जनरल ग्रुप की सेलेक्ट करेंगे, कोई भी 3 आइटम आप खरीदेंगे, तो उनमें से जो भी सबसे कम वैल्यू की आइटम होगी वो फ्री हो जाएगी। अब आप जैसे इस पर एंटर करेंगे और चेक स्कीम करेंगे, या जैसे ही आप सेव करते, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखोगे शर्ट 1500 का था, ऑरेंज 120 रुपए किलो था, और मास्क 45 रुपीज का था। क्योंकि सबसे कम वैल्यू का है इसलिए वो फ्री हो गया, उसकी क्वांटिटी उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके की स्कीम सिनेरियो बेस पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से बीसी के अंदर आप स्कीम मेंटेन कर सकते हैं। अब आते हैं जॉब वर्क फीचर। जॉब वर्क क्या होता है? तो अगर आप कोई थर्ड पार्टी से कोई काम करवाते हैं, जैसे कि आपका शर्ट बनाने का काम है, तो आपने कॉटन खरीदा, अब कॉटन को आप डाई कराने के लिए बाहर देते हैं, कोई थर्ड पार्टी को देते हैं, डाई जो डाई करता है, उसको आपने डाई करने के लिए दे दिया। फिर वो आपके पास डाई करके लाएगा, फिर आप उसको फिनिशिंग वाले को देंगे, वो भी कोई थर्ड पार्टी है। तो फिर आप उसको मटेरियल इशू करेंगे और फिर जब वो करके आएगा तो आप रिसीव करेंगे, और उसके जो भी डाइंग चार्जेस फिनिशिंग चार्जेस होंगे वो आप उसको पे करेंगे। उसको बोलते हैं जॉब वर्क चार्जेस। तो इस तरीके से आप बिजी के अंदर जॉब वर्क भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे इस फीचर को इनेबल किया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है इनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज। इनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज मतलब अगर आप जॉब वर्क किसी आउटसाइड पार्टी से करवाते हैं तो ऑप्शन है इनेबल जॉब वर्क फ्रॉम आउटसाइड पार्टीज। फिर सेकंड है इनेबल जॉब वर्क इन हाउस, मतलब आप खुद ही हो जॉब वर्कर, आप खुद ही जॉब वर्क का काम करते हैं, आप खुद ही डाई करते हैं। तो आप जब कपड़ा लेके आओगे फिर उसके बाद उसको डाई करोगे। तो दोनों तरीके से आप बीसी के अंदर जॉब वर्क को मेंटेन कर सकते हैं। एक तो हो गया थर्ड पार्टी से हम खुद करवाते हैं, दूसरा हो गया हम खुद ही जॉब वर्क करें, हम खुद ही जॉब वर्क का काम करते हैं। तो दोनों तरीके से इन हाउस और आउट हाउस दोनों तरीके से मेंटेन कर सकते हैं।
फिर उसके बाद आउटसाइड पार्टीज की जो भी एंट्रीज होगी, अगर आप परचेज वाउचर के अंदर एडजस्ट कराना चाहते हो तो आप इस पर टिक लगा सकते हो। सेल वाउचर के साथ एडजस्ट कराना चाहते हो तो आप इस पर टिक लगा सकते हो। ट्रैक फिनिश गुड्स रिसीवेबल ऑब्लिक इशूएबल, अगर आप चाहते हो, जैसे अगर आपने मल्टीपल रॉ मटेरियल इशू कर दिया लेकिन बन के कुछ और आएगा, जैसे आपने बटन दे दिया, कॉटन दे दिया, थ्रेड दे दिया, बन के आपकी शर्ट आएंगी, तो अगर आप उसको फिनिश गुड्स का भी ट्रैकिंग रखना चाहते हैं तो आप इस फीचर को इनेबल करेंगे। और जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप जॉब वर्क का फीचर यूज करेंगे, जॉब आईडी जरूर मेंटेन करेंगे। ये मैंडेटरी मान लीजिए कि आपको जॉब आईडी मेंटेन करना ही करना है। और फिर उसके बाद इसको वेस्टेज वगैरह मेंटेन करना है तो आप वेस्टेज भी मेंटेन कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये सब छोड़ के इसको ओके कर देते हैं। अब इसके बाद जॉब वर्क की एंट्री भी आप मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव से करते हैं। तो सबसे पहले इशू कर देते हैं। अभी जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि हम थर्ड पार्टी से जॉब वर्क का काम करवाते हैं, हम खुद जॉब वर्कर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इशू आफ्टर जॉब वर्क या इशू फॉर जॉब वर्क। तो उस केस में यहाँ पे हम खुद करवा रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो इशू कर रहे हैं जॉब वर्क के लिए, तो इशू फॉर जॉब वर्क। किस पार्टी को, एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं जॉब वर्कर के नाम से। इसको सेव कर देते हैं। जॉब आईडी ऑटोमेटिकली आ गई, डिलीवरी डेट कब की है वो आप बता दोगे और इसको ओके कर देंगे। अब क्या आप दे रहे हो उसको, तो आपने कहा कि मैं बटन दे रहा हूँ इसको 100 पीस, कॉटन दे रहा हूँ 300 पीस, और उसके बाद थ्रेड दे रहा हूँ 250। तो इस तरीके से ये आइटम है मैंने जॉब वर्कर को इशू कर दी। जैसे ही आप सेव करोगे, ये आपसे पूछेगा कि क्या बन के आएगा, क्योंकि हमने फीचर इनेबल कर रखा है। क्या बन के आएगा वो आप यहाँ पे बताएंगे, तो मैंने कह दिया कि शर्ट बन के आएगी। कितनी बन के आएगी अगर आपको पता है एग्जैक्ट तो आप बता दीजिए, अदरवाइज टेंटेटिव भी बता सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी के लिए मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने 1 बता के इसको छोड़ दिया। तो ये आइटम है मैंने इशू कर दी। अब जब जॉब वर्कर बना के लाएगा, देन उस केस में मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी करेंगे। अब यहाँ पे लेंगे रिसीव फॉर जॉब वर्क या रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क। तो सबसे पहले तो इशू फॉर जॉब वर्क कर ही दिया था, तो अब रिसीव आफ्टर जॉब वर्क करेंगे, सेम पार्टी। और यहाँ पे भी आप F11 करोगे तो मटेरियल इशू के अंदर जो आपने जॉब आईडी क्रिएट करी होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो शर्ट एक पीस 1660। अब आपको जितनी जितनी भी क्वांटिटी आपके पास आई है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपने कहा कि 20 पीस शर्ट आया, एंटर करने के साथ यहाँ पे आप वो सारी चीजें एडजस्ट कराएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आ गई कि बटन आपका 300 आ गया, जबकि आपने इशू किया था 100 पीस। कॉटन आपने 300 पीस 300 मीटर इशू किया था, तो 60 मीटर कंज्यूम्ड हो गया। थ्रेड आपने 250 यूनिट इशू किया था, कंज्यूम कितना हो गया, 40 पीस कंज्यूम्ड हो गया। क्यों, कैसे आ गई ये क्वांटिटी, क्योंकि हमने पीछे बॉम्ब बना रखा है, बीओएम बना रखा है। बीओएम के बेसिस पे ये क्वांटिटी पिक करके ले आएगा। ये क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो इसको मैं कर लेता हूँ 5 पीस। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इस तरीके से, और इसको आप सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप जॉब वर्क की भी एंट्री कर सकते हैं, अगर आप बाहर जॉब वर्क करवाते हैं तो भी, और अगर आप खुद जॉब वर्क का काम करते हैं तो भी, दोनों तरीके से आप एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। इसकी रिपोर्ट के लिए जॉब वर्क की एक रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, जहाँ आउटसाइड जॉब रिपोर्ट देखना है या इन हाउस जॉब वर्क देखना है। मैंने कहा आउटसाइड देखना है। कोई पेंडिंग जॉब आइटम है वो चेक करना है, तो आप इसको देख सकते हैं। पार्टी वाइज ले लेते हैं, ऑल पार्टी या वन पार्टी। तो यहाँ पे देखोगे 3 नंबर जॉब आईडी में कुछ चीजें अभी पेंडिंग है, यानी 25 पीस बटन पेंडिंग है,
285 मीटर कॉटन पेंडिंग है, 240 यूनिट थ्रेड पेंडिंग है। और डिटेल में रिपोर्ट देखना है तो आप जॉब समरी देख सकते हैं या जॉब रजिस्टर देख सकते हैं। वन पार्टी, पार्टी का नाम है जॉब वर्कर ऑल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो और भी डिटेल्स में आ जाएगा, जैसे कि 25/4 को मटेरियल इशू टू पार्टी हुआ, ये चीजें इशू हो गई। फिर उसके बाद 1/11 को आपके पास शर्ट बन के आई 5 पीस, जिसमें सारी जॉब आईडी जो 3 थी उसी का सारा आइटम कंज्यूम्ड हुआ है। इसी तरीके से जॉब समरी चेक करना है, जॉब समरी भी देख सकते हैं। तो ये जॉब समरी आ जाएगी आपकी कि जॉब वर्कर को बटन इशू किया था 100 पीस, एडजस्ट कितना हो गया 75, कितना बचा 25, क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड कितनी हुई, कितनी क्वांटिटी बनी है तो 5 पीस, क्या बना है नीचे आ रहा है शर्ट। ऐसे ही कॉटन, ऐसे ही थ्रेड का। तो इस तरीके से बिजी के अंदर आप जॉब वर्क भी मेंटेन कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड लेवल इन्वेंट्री पर। सेकेंड लेवल इन्वेंट्री मींस अगर आपको किसी आइटम का नाम के साथ साथ उसके अंदर की चीजें भी मेंटेन करना है, जैसे कि अगर आप फार्मा बिजनेस में हो तो आपको दवाई मेंटेन करना है तो दवाई की आइटम आप मेंटेन करोगे, साथ ही साथ उसका बैच, उसका सीरियल नंबर, उसका क्लोजिंग, उस सीरियल नंबर और उसकी एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग भी मेंटेन करना होगा। तो ये कैसे कर पाएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ बैच फीचर के थ्रू हम ये सारी चीजें मेंटेन कर पाएंगे। तो उस इसी तरीके से 3-4 सेकेंड लेवल इन्वेंटरी के ऑप्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहला है पैरामीटराइज डिटेल। एक बार समझ लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पैरामीटराइज डिटेल, राइट साइड में आप देखोगे पैरामीटराइज डिटेल का ऑप्शन आता है। पैरामीटराइज डिटेल का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो जहां पे भी गारमेंट सेक्टर होगा वहां पे हम पैरामीटर मेंटेन कर सकते हैं। जहां पे भी शू सेक्टर होगा वहां पे हम पैरामीटर को मेंटेन कर सकते हैं। पैरामीटर के अंदर जैसे कोई एक आइटम है, उसका आपको कोई 3 वेरिएंट मेंटेन करना है, कोई 3 एट्रीब्यूट्स मेंटेन करना है। जैसे कि शूज है तो क्या कलर, कौन से कलर का है, कौन से साइज का है, कौन से ब्रांड का है, बस ये 3 चीजें मेंटेन करना है। तो पैरामीटर के थ्रू हम ये चीजें कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बैच। बैच फार्मा के केस में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स बिजनेस में, या अगर कोई पेरिशेबल गुड्स है यानी एक दिन में खराब होने वाला गुड्स है तो भी आप इसको बैच वाले फीचर को यूज कर सकते हैं। फिर थर्ड है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर वाइज डिटेल, जब आप इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाएंगे तो हर एक आइटम का अपना सीरियल नंबर होगा, अपना गोडाउन होगा, अपना गोडाउन नेम होगा। तो जैसे मोबाइल के केस में आप IMEI नंबर मेंटेन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में सीरियल नंबर मेंटेन होता है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें मेंटेन होती है। तो सीरियल नंबर के थ्रू हम IMEI नंबर, सीरियल नंबर मेंटेन किसी भी प्रोडक्ट का कर सकते हैं। फिर उसके बाद
जैसे कि पैरामीटर मेंटेन कर लेंगे, बैच मेंटेन कर लेंगे, सीरियल नंबर मेंटेन कर लेंगे। फिर उसके बाद आते हैं एमआरपी वाइज डिटेल। एमआरपी वाइज डिटेल आपका जिस सेगमेंट में यूज होता है वो सेगमेंट है एफएमसीजी, जहां पे आपकी एक ही आइटम की मल्टीपल एमआरपी होते हैं। तो वो आप एमआरपी वाइज फीचर के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। आइए इसको थोड़ा फास्ट करेंगे, पैरामीटर, बैच, सीरियल नंबर, एमआरपी को कैसे मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं पैरामीटर डिटेल। पैरामीटर डिटेल के अंदर आप 3 पैरामीटर मैक्सिमम मेंटेन कर सकते हैं। कितने पैरामीटर? 3 पैरामीटर आप मैक्सिमम मेंटेन कर सकते हो। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, उसका आपको साइज, कलर और ब्रांड मेंटेन करना है, तो आप 3 पैरामीटर मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया 3। इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें यहाँ पे ऑप्शन बताएंगे साइज, जैसे मैंने बता दिया साइज, दूसरा बता दिया कलर, और थर्ड बता दिया ब्रांड। अब आप इसके बगल में देखोगे ओपन और प्री डिफाइन। साइज अगर आपका ओपन होता है तो आप ओपन ले लेंगे, प्री डिफाइन होता है तो प्री डिफाइन सेलेक्ट करेंगे। प्री डिफाइन मतलब लिमिटेड होता है, तो आप पहले से ही बना के रख लेंगे। जैसे आपने कहा शूज है, फॉर एग्जांपल शूज की साइज लिमिटेड होती है, 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, एक 7 नंबर। बस मैं यही 4 साइजेस के शूज बेचता हूँ, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। कलर, कलर आपके कुछ पता नहीं होता, कभी व्हाइट आ जाएगा, कभी ब्लू आ जाएगा, कभी मिक्स आ जाएगा, तो इसलिए इसको ओपन रखेंगे। ब्रांड, मेरे पास लिमिटेड ब्रांड्स होते हैं शूज के, तो यहाँ पे ले लिया नाइकी, प्यूमा, रिबॉक, डीकैथलॉन। तो इस तरीके से 3 4 ब्रांड के नाम बना लिए और इसको सेव कर दिया। अब आपको इसके साथ क्या क्या मेंटेन करना है? एग्जाम्पल के लिए सेल प्राइस मेंटेन करना है, आप इस पे टिक लगाएंगे। एमआरपी मेंटेन करना है, आप इस पे टिक लगाएंगे। क्या आपको बारकोड भी मेंटेन करना है? तो आप बारकोड भी मेंटेन कर सकते हैं, कि जब भी आप उसको सेल करें तो ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल आ जाए, आपको मैनुअली ना बताना पड़े, क्योंकि हर एक वेरिएंट का आपका एक बारकोड जनरेट हो जाएगा। तो साथ ही साथ इसको भी ले लेते हैं। अब बारकोड कैसे जनरेट करना है, ऑटोमेटिक करना है या मैनुअल करना है? हमने यहाँ पे कह दिया ऑटोमेटिक। कोई प्रीफिक्स वगैरह ऐड करना है आगे पीछे, आपने कहा कि मेरी कंपनी का नाम ऐड हो जाए, तो यहाँ पे आपने बीसीसी लिख दिया या जो भी था, स्लैश, वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। और उसके बाद यूनिक बीसीएन जनरेशन फॉर ईच क्वांटिटी। अगर आपने 10 क्वांटिटी परचेज करी तो 10 क्वांटिटी का यूनिक बारकोड चाहिए या वेरिएंट वाइज बारकोड चाहिए? तो हमने कहा अभी यूनिक क्वांटिटी नहीं चाहिए। अलाउ डुप्लीकेट ऑफ बीसीएन, अगर कल को वो सेम बीसीएन वापस से आता है तो आप डुप्लीकेट बीसीएन को अलाउ कराना चाहते हैं तो आप उसको भी यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अपन सेव कर देते हैं। एक ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन ये भी है, अलाउ मल्टीपल एमआरपी फॉर सेम बीसीएन। अगर आपकी एक ही आइटम है, उसके मल्टीपल एमआरपीज आ गए, पहले 100 रुपए से आया था, अभी 150 रुपए से आ गया, तो क्या मेंटेन हो जाए या ना हो पाए? मतलब एक ही बीसीएन के 2 एमआरपी, तो आप इसको भी यस कर सकते हो, अलाउ मल्टीपल एमआरपी फॉर सेम बीसीएन, और इसको अपन सेव कर देंगे। टू मेंटेन मल्टीपल एमआरपी काइंडली अलाउ ऑप्शन डुप्लीकेट, अपन इसको यस कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब ये फीचर हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। अब एक आइटम क्रिएट करते हैं, शूज के नाम से एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। 20 12% ले लेते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछेगा पैरामीटर फीचर यूज करना है कि नहीं करना, यस और नो। तो आप बाय डिफॉल्ट यस होगा, अगर नो करना है तो नो भी कर सकते हैं। बीसीएन मेंटेन करना है, बारकोड नंबर मेंटेन करना है तो आप यस, अदरवाइज नो। इसको करके सेव कर देंगे। अब जब भी हम परचेज एंटर करेंगे, जब भी यहाँ पे कोई परचेज एंटर करेंगे, शूज सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 10 पीस शूज परचेज किया, जैसे ही आप एंटर करोगे वैसे ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो के अंदर आपको उसके वेरिएंट्स मेंशन करने पड़ेंगे, कि कौन सी साइज का, कौन से कलर का, कौन से ब्रांड का, कितनी क्वांटिटी, क्या एमआरपी है, क्या सेल प्राइस है, वो सब कुछ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे साइज को हमने प्री डिफाइन रखा था, इसके लिए वो ड्रॉप डाउन आ रहा है, यहाँ पे मैंने ले लिया 9 नंबर।
कलर मैंने बोला वाइट, ब्रांड नाइकी, किस रेट से, क्या एमआरपी है, यहाँ पे मैंने बता दिया 3,000 रुपए की एमआरपी। कितने में आप बेचना चाहते हो, सेल प्राइस क्या है, तो 2,800। कितनी क्वांटिटी आई है ये वेरिएंट की, तो आपने कहा 3 पीस आए, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे इसका बारकोड आ गया। फिर ऐसे ही 10 नंबर का ब्लू कलर रिबॉक ब्रांड का, 4,000 की एमआरपी है, 3,800 उसकी सेल प्राइस। कितना आया हुआ है, आपने कहा 2 पीस आया हुआ है। फिर उसके बाद 7 नंबर ब्लू कलर डी कैथ, क्या एमआरपी है, 5,000, किस रेट से बेचेंगे, 4,500, 5 पीस इसके आए हुए हैं, और इसको हमने यहाँ पे कर दिया सेव। अब इसके बाद जो भी रेट से खरीदा हो वो रेट वगैरह मेंशन करेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने अगर आपको रेट भी यहाँ पे बताना है कि हर एक का अलग अलग रेट भी होगा, परचेज रेट भी अलग अलग होगा, तो रेट भी अगर आपको मेंशन करना है तो आप रेट भी मेंशन कर सकते हैं। अभी बिना रेट बताए इसको सेव कर देते हैं पहले। अब इसके बाद वहां पे फीचर इनेबल करते हैं, फिर से पैरामीटर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पैरामीटर की। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इनपुट ट्रांजैक्शन प्राइस, आप इस फीचर को भी इनेबल कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब वापस से वही सेम परचेज को मॉडिफाई मोड में ओपन कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप प्राइस भी मेंशन कर सकते हो कि आपने कितने में खरीदा है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया 2,000 रुपए में खरीदा है, इसको मैंने बता दिया 3,000 में खरीदा है, 3,000। और उसको बाद इसको बता दिया मैंने, इसको 3,500 में परचेज किया। जैसे ही आप एंटर करोगे वैसे एवरेज प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स चार्ज हो जाएगा। इसको सेव कर देंगे। अब जब आप सेल करेंगे, अगर आपको सेल बारकोड से स्कैन करके करना है तो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पीओएस स्क्रीन होनी चाहिए। वो कल के सेशन में देखेंगे कि कैसे हम पीओएस स्क्रीन इनेबल करते हैं और स्कैन करके बारकोड को आइटम सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल अभी ले लेते हैं नॉर्मल कैश में, एंटर। यहाँ पे शूज सेलेक्ट करेंगे, 2 क्वांटिटी सेल करना है, एंटर। डेट सही कर लेते हैं, 2/11। एंटर करेंगे तो यहाँ पे वो सारी डिटेल आएंगी। जैसे ही आप एंटर करोगे वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे शो होगा कि कौन से कलर का, कौन से ब्रांड का, कौन सी साइज का आप शूज खरीद रहे हैं। तो 1 पीस इसका ले लेते हैं, दूसरा 1 पीस इसका लेके इसको सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप सेल और परचेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्प्ले में आएंगे, पैरामीटर वाइज रिपोर्ट का फीचर, पैरामीटर की रिपोर्ट आती है, जहाँ पे आप चेक करोगे कि आपके पास कौन कौन से कलर के, कौन कौन से ब्रांड के, कौन कौन से साइज के आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। जब आप इसको ओपन करेंगे, वन आइटम शूज, तो यहाँ पे आप देखोगे 8 क्वांटिटी अवेलेबल है आपके पास, जिसमें से 10 नंबर की ब्लू कलर रिबॉक ब्रांड की 4,000 एमआरपी की, 3,800 सेल प्राइस का 2 पीस है। इस तरीके से ये 4 पीस अवेलेबल है, इस तरीके से ये 2 पीस आपके स्टॉक में अवेलेबल है। अब जो आपने ये सेल करा, इसका अगर आप प्रिंट आउट लेते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट से जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो आपको पैरामीटर की डिटेल भी यहाँ प्रिंट करानी है कि कौन से कलर का है, कौन से ब्रांड का है, कौन से साइज का है। तो उस केस में आप एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग पर आएंगे, जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पैरामीटराइज्ड का, आप इस ऑप्शन को यस करेंगे और इसको सेव करेंगे। अब जब भी आप उस वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करके चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे 9 नंबर व्हाइट कलर नाइकी, उसका बारकोड नंबर की 1 पीस, 7 नंबर ब्लू कलर डीकैथलॉन, उसका बारकोड नंबर 1 पीस। तो इस तरीके से ये पूरी डिटेल भी यहाँ पे शो हो जाएगी। बाकी कॉलम वाइज चाहिए या जैसे भी चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन कराना। डिफॉल्ट में स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे इस तरीके से आइटम के नीचे प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये था अपना पैरामीटर फीचर, जो कि अलग अलग सेगमेंट में यूज हो सकता है, जैसे कि कोई गारमेंट इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है,
जहाँ पे उसको शर्ट मेंटेन करना है, उसी के साथ उसका कलर मेंटेन करना है, उसी उसका ब्रांड मेंटेन करना है, उसका फैब्रिक मेंटेन करना है, तो वो पैरामीटर के थ्रू मेंटेन कर सकता है। सेम वैसे ही शूज इंडस्ट्री में अगर उसको साइज कलर ब्रांड मेंटेन करना है तो वो उस एक ही आइटम क्रिएट करेगा और ये सारी डिटेल्स मेंशन कर सकता है। अगर ये फीचर ना होता देन उस केस में आपको उतनी आइटमें क्रिएट करनी पड़ती। यहाँ पे आप कैसे क्रिएट करते हो? शूज 9 नंबर नाइकी ब्लू, एक आइटम ये क्रिएट होगा। इस तरीके से अगर नाइकी ब्लू के अलग अलग साइजेस के आ गए आइटम तो 5-6 आइटम इसी के हो गए, तो कितना कंफ्यूजन हो जाता। तो इसलिए पैरामीटर के थ्रू हम इजीली एक आइटम क्रिएट करेंगे शूज, और उसके सारे वेरिएंट्स पैरामीटर के अंदर मेंशन कर देंगे। फिर नेक्स्ट, बैच वाइज डिटेल। कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम है। आप परचेज चढ़ाएंगे तो परचेज में एक विंडो ओपन होगी, सेल करेंगे तो वो एडजस्टमेंट के लिए आएगा। बैच वाइज डिटेल में भी ऑप्शंस हैं। आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट चाहिए कि नहीं चाहिए, आप नॉट रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। किस फॉर्मेट में चाहिए, फुल डेट फॉर्मेट चाहिए, मंथ ईयर फॉर्मेट चाहिए, या नॉट रिक्वायर्ड, या आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट किस फॉर्मेट में चाहिए या नहीं चाहिए वो आप मेंशन कर सकते हैं। अलाउ इशू ऑफ एक्सपायर्ड बैचेस, जब आप एक्सपायर्ड बैचेस को इशू करो तो आपको करने दे या ना करने दे या वार्निंग दे। तो अलाउ करा देंगे तो आपको इशू करने देगा, डोंट अलाउ कराएंगे तो आपको रोक देगा, और अलाउ विथ वार्निंग करेंगे तो आपको एक वार्निंग देगा कि आप एक्सपायर्ड बैचेस बेच रहे हैं। कोई अगर बैच एक्सपायर्ड होने वाला है, कोई अगर बैच एक्सपायर होने वाला है तो कितने दिन पहले आपको वार्निंग देना स्टार्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बैच है वो 31/12 को एक्सपायर हो जाएगी, कोई मेडिसिन है 31/12 को एक्सपायर हो जाएगी, अगर आप आज बेच रहे हो तो कितने दिन पहले से आपको वार्निंग देना स्टार्ट करें कि ये बैच एक्सपायर होने में 10 दिन बचे हुए हैं, ये बैच एक्सपायर होने में 8 दिन बचे हुए हैं। तो कितने दिन पहले की आपको एक्सपायरी की वार्निंग चाहिए, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपने कहा 5 दिन पहले से मेरे को वार्निंग देना स्टार्ट कर दे, तो वो आप जब भी उस बैच को बेचेंगे, एक्सपायर्ड बैचेस को, या जो एक्सपायर होने वाला है बैचेस उसको बेचेंगे, तो वो 5 दिन पहले आपको वार्निंग देना स्टार्ट कर देगा। सेम इसमें भी है। मेंटेन सेल प्राइस, मेंटेन एमआरपी, मेंटेन नरेशन, एनफोर्स फुल क्वांटिटी एलोकेशन टू बैचेस। जब तक वो पूरी क्वांटिटी ना बताते तब तक बैच सेव ना हो। ये सब कुछ अगर चाहिए तो हम ये फीचर इनेबल करके इसको सेव कर देंगे। सेम ऐसे ही इसमें भी एक आइटम क्रिएट करेंगे, मेडिसिन पीस। बैच चाहिए कि नहीं चाहिए आप यहाँ पे ऑप्शन यस कर सकते हैं। एक्सपायर्ड मैन्युफैक्चरिंग दोनों चाहिए या कोई एक चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपायरी डेज, कितने दिन की एक्सपायरी डेज होनी चाहिए वो आप यहाँ पे बता सकते हो और इसको सेव कर देंगे। अब जब भी आप से परचेज करेंगे, 10 पीस परचेज करने के बाद विंडो पॉपअप होगी जहाँ पे आप बैच बताएंगे। तो यहाँ पे आपने बैच नंबर बता दिया, कितने पीस, 5 पीस, क्या एमआरपी 20 रुपए, कितने में बेचेंगे, 18 रुपए में। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है, तो यहाँ पे आपने बता दिया एक्सपायरी डेट 31/12 की। 1001, 5 पीस, 20 रुपए, 18 रुपए, 31/12। ऐसे ही 1002, 5 पीस, 40 रुपए, 38, एक्सपायर्ड, 31/12। इसको करके कितने में खरीदा है वो आप बता देंगे और इसको सेव कर दें। जब भी आप अब इसको बेचेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 25/12, 25/12 ले लेते हैं अभी के लिए। कैश, मेडिसिन, 2 पीस, एंटर एंटर, दो इसी को ले लेते हैं और इसको सेव कर दिया। अभी कोई वार्निंग वगैरह नहीं है क्योंकि बैच अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। अब यही मैंने यहाँ पे ले लिया 1 जनवरी, मेडिसिन, 1 पीस, एंटर एंटर। अब आप देखोगे यहाँ पे बैच नंबर 1001 सीरियल नंबर हैज एक्सपायर्ड ऑन 31/12।
अब अलाउ विथ वार्निंग कर रखा है, इसलिए वो वार्निंग दे रहा है। अगर आपने डोंट अलाउ किया होता तो वो आगे बढ़ने ही ना देता। अब इसको अपन ओके करके आगे बढ़ जाते हैं और इसको सेव करके बेच देते हैं। फिर आपको लास्ट में एक मैसेज देगा, बैच नंबर दिस मेडिसिन वन हैज बीन एक्सपायर्ड ऑन दिस, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। आप इसको यस करके सेव कर देंगे। फिर उसके बाद डिस्प्ले के अंदर आपको रिपोर्ट मिलेगी बैच वाइज डिटेल की, जिसमें बैच वाइज स्टॉक, एक्सपायरी बैचेस, बैच रेफरेंस डिटेल, बैच एजिंग, ये सब कुछ आप चेक कर सकते हो। फार्मा वालों को बैच एजिंग रिपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है कि बैच एजिंग की रिपोर्ट कैसे निकलेगी बीसी के अंदर, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके बैच एजिंग की रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हो कि कौन सा बैच कितने दिन पुराना है। 0 से 30 दिन वाले बैच कितने हैं, 30 से 60 दिन वाले बैच कितने हैं, इस तरीके से वो एजिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीरियल नंबर, सीरियल नंबर वाइज डिटेल। इसमें भी मल्टीपल चीजें हैं, आपको वारंटी मेंटेन करना है, इंस्टॉलेशन डिटेल मेंटेन करना है। ऐसा कोई आइटम है आपका जो इंस्टॉलेशन के लिए भी होता है, जैसे एसी है तो एसी आज आपने बेच दिया, 4 दिन के बाद इंस्टॉलेशन होगा, तो उसकी भी ट्रैकिंग रखनी है, तो आप उसको रख सकते हैं इंस्टॉलेशन डिटेल, एमआरपी, सेल प्राइस, और ये सारी चीजें करके आप इसको सेव कर देंगे। अब इसमें आपने यहाँ पे एक आइटम क्रिएट करी, रेफ्रिजरेटर, 28% टैक्स लगा दिया। सीरियल नंबर मेंटेन करना है नहीं करना है, यस करेंगे और इसको। अब उसके बाद जैसे ही आप यस करोगे, सीरियल नंबर की नंबरिंग ऑटोमेटिक रखना है, मैनुअल रखना है, वो आप बताएंगे। ट्रैक परचेज वारंटी, कितने दिन की परचेज वारंटी है, कितने दिन की सेल वारंटी, और कितने दिन की इंस्टॉलेशन वारंटी, वो आप यहाँ पे सब मेंशन कर देंगे। आपने कहा कि 10 दिन की 2 महीने की परचेज वारंटी, 1 महीने की सेल वारंटी, और 1 महीने की इंस्टॉलेशन वारंटी होगी। अब आप जब भी इसको परचेज करेंगे, रेफ्रिजरेटर 5 पीस परचेज किया, सीरियल नंबर की विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आप सब सीरियल नंबर बताएंगे। 1201, एमआरपी 45,000, सेल प्राइस 40 के। 1202, एमआरपी 40,000, सेल प्राइस 30 के। एस 1202, ऐसे ही 1203, 40,000, 30,000, 1204, और ये डिटेल आ गई 1204, ऐसे ही 1205, 1205, ये करके हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। किस रेट से खरीदा है, तो 10 के में खरीदा है, इसको सेव कर दिया। अब जब भी आप इसको सेल करेंगे, यहाँ पे मैंने डेट डाल दी 10/11 को। कौन सा सीरियल नंबर आप सेल कर रहे हैं, आपने कहा 1204 नंबर का सीरियल नंबर सेल कर रहा हूँ, इसको ओके कर दे। 30,000 ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि सेल प्राइस बता रखी है, और इसको सेव कर देंगे। ये हमारा माल बिक गया, मतलब रेफ्रिजरेटर बिक गया। अब जब भी इसका इंस्टॉलेशन होगा, तो इंस्टॉलेशन करने के लिए मिसलेनियस डेटा एंट्री में आएंगे, और यहाँ पे ऑप्शन आता है सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डिटेल। आप इस पे क्लिक करेंगे, कौन सी आइटम इंस्टॉल करना है, रेफ्रिजरेटर, क्या सीरियल नंबर था, अगर पता है तो आप बताएंगे, जैसे मैंने यहाँ बता दिया 1204 नंबर। जैसे ही आप करोगे वो सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, जैसे इनवॉइस नंबर आ गया, इनवॉइस डेट आ गया, इंस्टॉलेशन डेट आज की आ गई। आइटम सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन थ्रू डीलर, अगर आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इंस्टॉलेशन करा रहे हैं, तो आप इसको यस करके उस डीलर का नाम बताएंगे। अगर आप खुद कर रहे हैं तो इसको आप नो छोड़ देंगे। इंस्टॉलेशन की वारंटी का मंथ है 1 महीना। ये सारी डिटेल्स वगैरह मेंशन करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ये इंस्टॉलेशन हो गया, इसकी भी रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
कि कल को वो फिर से लेके आता है, तो आपको पता रहे कि किसकी एक्सपायरी हो चुकी है, किस कोई मतलब वारंटी में है या नहीं है। तो जैसे अगर आप हिस्ट्री चेक करेंगे 1204 की, 1 जनवरी को ले लेते हैं या अपन ले लेते हैं 30 जनवरी को। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये रेफ्रिजरेटर कब कब क्या क्या हुआ, तो 1/11 को परचेज हुआ था, 2 महीने की वारंटी परचेज की थी। ये सारी डिटेल आ गई। फिर 10/11 को आपने सेल किया बिजी इंफोटेक को, वारंटी मंथ 1 महीने का था क्योंकि सेल में हमने 1 महीना बता रखा था। तो वारंटी डेट थी 9/12, तो अंडर वारंटी है या नहीं है, तो नहीं है, नो है, अंडर वारंटी नो। ऐसे ही इंस्टॉलेशन कब हुआ, 30/11 को, उसका 1 महीना यानी 29/12, वारंटी में है या नहीं है, तो नो। तो आप सिंपल उससे चार्जेस चार्ज करेंगे या जो भी आपका क्राइटेरिया होगा वो फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से इस रिपोर्ट के थ्रू आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट अब वारंटी में है या नहीं है। फिर ऐसे ही एक और अपना, ये सारे फीचर्स को अपन बोलते हैं सेकंड लेवल इन्वेंट्री, पैरामीटर, बैच, सीरियल नंबर और एमआरपी। इस फीचर को भी इनेबल कर लेते हैं। एमआरपी के साथ सेल प्राइस मेंटेन करना है, आप इसको भी यस कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब इसमें जैसे एक प्रोडक्ट बना लिया, चिप्स के नाम से एक पैकेट प्रोडक्ट बनाया, और इसमें भी आपको सभी के साथ आपको मिलेगा एमआरपी वाइज डिटेल, यस करना है नहीं करना। आप ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट के अंदर एक ही फीचर यूज करेंगे। अगर आपको पैरामीटर, सीरियल नंबर, बैच तीनों यूज करना है एक आइटम के अंदर, तो भी आप कर सकते हो। आपको पैरामीटर और सीरियल नंबर मेंटेन करना है तो भी आप मेंटेन कर सकते हो एक ही प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन पैरामीटर, सीरियल नंबर और बैच, इन तीनों के साथ में आप एमआरपी का फीचर यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी फीचर के अंदर ऑलरेडी एमआरपी का ऑप्शन दिया हुआ है। पैरामीटर के अंदर भी एमआरपी है, बैच के अंदर भी एमआरपी है और सीरियल नंबर के अंदर एमआरपी है। तो इसके लिए जब आप उन तीनों के साथ में आप एमआरपी का फीचर यूज नहीं कर सकते, एमआरपी का फीचर सेपरेट चलेगा। अब जब भी आप इसको परचेज करेंगे, तो आपसे पूछेगा कौन सी एमआरपी का स्टॉक खरीद रहे हैं, तो आपने कहा 40 रुपए की एमआरपी है और 40 रुपए ही सेल प्राइस भी है। कितना पीस खरीदा, 100 पीस खरीदा। किस रेट से खरीदा, 30 रुपए से खरीदा। फिर अंकल चिप्स आप किस रेट से खरीद रहे हो, 45 रुपए एमआरपी है और 42 रुपए सेल प्राइस। कितना पीस, 100 पीस। किस रेट से खरीदा, 30 रुपए से, और इसको आपने सेव कर दिया। अब आप जब भी सेल करेंगे, अंकल चिप्स, तो यहाँ पे आपको दोनों एमआरपी का स्टॉक शो करेगा कि कौन सी एमआरपी का स्टॉक आपको बेचना है। 40 रुपए एमआरपी का स्टॉक बेचना है या 45 रुपए एमआरपी का स्टॉक बेचना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 45 रुपए सेलेक्ट कर लिया, 1 पीस, 42 रुपए सेल प्राइस थी, ऑटोमेटिकली आ गया। 20 पीस बेचना है, आप 20 पीस बेच देंगे। और उसके बाद एमआरपी का स्टॉक चेक करना है, तो डिस्प्ले के अंदर एमआरपी वाइज क्लोजिंग स्टॉक ऑल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 40 रुपए एमआरपी, 40 रुपए सेल प्राइस का कितना पीस है, 100 पीस। और 45 रुपए एमआरपी जिसमें 42 रुपए सेल प्राइस है, वो कितना पीस है, तो वो है अपने पास 80 पीस। तो इस तरीके से आप स्टॉक चेक कर सकते हैं एमआरपी का। एक दो फीचर और बचे हुए हैं, उसको भी कवर करते हैं। अब आता है ऑप्शन इनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर। ये फीचर स्कीम की तरह ही होता है, लेकिन स्कीम से थोड़ा डिफरेंट होता है। ये फार्मा में ज्यादातर यूज होता है फीचर, इनेबल फ्री क्वांटिटी इन वाउचर। जब आप आइटम सेलेक्ट करते हैं 10+1, आप इस तरीके से क्वांटिटी इशू कर सकते हैं, जिसमें 10 क्वांटिटी आपकी बिल्ड क्वांटिटी और 1 क्वांटिटी आपकी फ्री क्वांटिटी है। अगर यहाँ पे मैं 100 लिखूं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 10 पीस के हिसाब से ही रेट लगा, 11 पीस के हिसाब से नहीं लगा। जैसे ऑरेंज ले लिया, 0+1, एक क्वांटिटी सिर्फ फ्री देना है, कोई भी क्वांटिटी बेचना नहीं है, एक क्वांटिटी सिर्फ फ्री देना है, इसलिए 0+1।
तो इसका रेट 0 आ गया। तो सेम क्वांटिटी अगर आपको फ्री देना है या डिफरेंट क्वांटिटी अगर आपको फ्री देना है, तो आप उस आइटम को सेलेक्ट करके पहले जो होगा वो बिल्ड क्वांटिटी होगा, उसके बाद प्लस की साइन, उसके बाद फ्री क्वांटिटी। अगर बिल्ड क्वांटिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ्री क्वांटिटी है, तो 0+1। मेडिसिन अगर आपका 10 के साथ एक फ्री देना है तो 10+1। इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, शो लास्ट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग सेल, शो लास्ट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग परचेज। आप चाहते हो कि जब भी मैं सेल करूं, जैसे ही आइटम सेलेक्ट करूं वैसे उसके 5 ट्रांजेक्शन पुराने दिख जाएं कि किस रेट में मैंने बेचा था। तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम आप यहाँ पे 99 ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट 5 ट्रांजेक्शन लेते हैं और इसको सेव करते हैं। अब जब भी आप कोई सेल करेंगे, जैसे कि शर्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे उसके ट्रांजेक्शन पुराने दिख जाएंगे कि 2/11 को आपने सेल किया हुआ है 3650 रुपए में। किस पार्टी को? तो कैश को ही। अगर आपको ऑल सभी पार्टीज का देखना है तो आप ऑल पार्टीज कर देंगे, तो और कोई है नहीं, कैश ही है। तो वो सभी पार्टीज का दिख जाएगा कि कौन कौन सी पार्टीज को किस किस रेट पे शर्ट बेचा है। ऐसे ही परचेज चढ़ाए, परचेज देखना है तो आप परचेज पे क्लिक करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि किस रेट से आपने परचेज किया हुआ है। तो इस तरीके से आप लास्ट 5 ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। ऐसे ही परचेज में भी आप कर सकते हैं। जब आप परचेज करेंगे, इससे आपको ये ध्यान रहेगा कि पहले तो मेरा इस रेट से आया था, अभी इसने रेट बढ़ा दिया, तो आप एक बार बात कर सकते हो उनसे। अगर नॉलेज में है तो फिर ठीक है, नहीं है तो आप एक बार बात करेंगे उनसे। डिसीजन ले लेता हूँ, तो कुछ है ही नहीं। शो ऑल पार्टीज। तब बिजी इन्फोटेक से मैंने पहली बार परचेज किया हुआ, इसलिए वो वहां पे कुछ नहीं आ रहा है। अब ये पार्टी जो मैंने खरीदा, इस पार्टी का रेट जो है वो 10 रुपए से, अगर इन्होंने 11 रुपए दिया हुआ है तो हम इनसे बात करेंगे। तो इस तरीके से आप प्रीवियस 5 ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो। 5 को आप बढ़ा भी सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम 99 ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं। अब इसके बाद एक फीचर है बिजी के अंदर, डेट वाइज आइटम प्राइसिंग। बिजी के अंदर एक फीचर होता है डेट वाइज आइटम प्राइसिंग। कुछ ऐसे सेगमेंट है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे डेली के डेली प्राइजेस चेंज होते हैं। जैसे कि पेट्रोल, डेली प्राइस चेंज होगा। ज्वेलरी, गोल्ड के प्राइस डेली चेंज होंगे। तो डेली के डेली अगर प्राइस मेंटेन करना है तो डेट वाइज आइटम प्राइसिंग का ऑप्शन होता है, उसके थ्रू आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। जब भी आप कोई आइटम क्रिएट करेंगे, आप जो बनी हुई आइटम है उसको ओपन करेंगे, तो नीचे डेट वाइज प्राइस इन्फो का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे डेट मेंशन करके वो रेट बता सकते हैं। जैसे आपने आज कहा कि सेलिंग प्राइस 120 रुपए है, 10/4 को हो सकता है रेट चेंज हो गया, इसका आपने कह दिया 130 रुपए सेलिंग प्राइस है। फिर 15/4 को, या डेली होता है तो डेली भी आप बता सकते हो, 120 रुपए वापिस हो गया। फिर उसके बाद 20/4, 160 हो गया। तो इस तरीके से आप रेट बता सकते हो। तो आप 1/4 से 9/4 तक बिलिंग करेंगे तो 120 रुपए उठाएगा। 10/4 से 14/4 तक बिलिंग करेंगे तो 130 रुपए। 15 से 19 तक बिलिंग करेंगे तो 120। और 20 के बाद अभी जब तक भी आप बिलिंग करोगे, अभी कोई नया रेट नहीं बताया हुआ, इसलिए वो 160 रुपए पिक करेगा। तो इस तरीके से आप डेट वाइज आइटम प्राइसिंग का फीचर यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आइटम वाइज डिस्काउंट। एक फीचर होता है अपना बिजी के अंदर डिस्काउंट का। तो एक फीचर होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ ट्रांजेक्शन करें, जैसे यहाँ पे अपन ट्रांजेक्शन करते हैं, ये आपने वाउचर बना लिया। अब इसको आपको डिस्काउंट देना है, यहाँ पे मैंने ले लिया मल्टी रेट। मल्टी रेट ले लिया। अब यहाँ पे अगर आपको ओवरऑल वाउचर पे 10% का डिस्काउंट देना है, तो आप सिंपल यहाँ पे डिस्काउंट सेलेक्ट करेंगे, 10% का डिस्काउंट दे देंगे। या
आपको 10% का नहीं देना है, आपने कहा कि मेरे को 400 रुपए का डिस्काउंट देना, 400 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे, और उसके बाद अप्लाई टैक्स कर देंगे तो टैक्स चार्ज हो जाएगा और इसको आप सेव कर दोगे। लेकिन अब आप कहते हो कि मेरे को एप्पल पे 5% का डिस्काउंट देना है, बनाना पे 2% का डिस्काउंट देना है, इसी तरीके से जितनी भी आइटम है सब पे अलग अलग डिस्काउंट है। देन उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में ऑप्शन आता है आइटम वाइज डिस्काउंट का। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन इन्वेंटरी के अंदर ही ऑप्शन होता है आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप। तो इसमें अगर आपको चाहिए तो आप सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट में डिफरेंस यही होता है। सिंपल डिस्काउंट यानी अगर आपको परसेंट में डिस्काउंट देना है तो आप परसेंट में दीजिए, आपको अमाउंट में डिस्काउंट देना है आप अमाउंट में दीजिए। लेकिन कंपाउंड डिस्काउंट के अंदर क्या होता है? आपको मल्टीपल डिस्काउंट देने एक ही आइटम पे। मतलब 100 रुपए की एक आइटम है, इस पे पहले 5% का डिस्काउंट देना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पे 5 रुपए का डिस्काउंट देना है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पे 10 रुपए का डिस्काउंट देना है। तो इस तरीके से अगर आपको मल्टीपल टाइम डिस्काउंट देना है तो कंपाउंड डिस्काउंट का यूज करेंगे, अदरवाइज सिंपल डिस्काउंट। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कंपाउंड डिस्काउंट और इसको सेव करते हैं। अब इसका भी स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो मिसलेनियस मास्टर के अंदर आप आएंगे तो डिस्काउंट स्ट्रक्चर का ऑप्शन होता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और लिस्ट पे चेक करेंगे। तो ये पहले से डिफॉल्ट में ये सारे स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं। सिंपल डिस्काउंट, अगर आपको अमाउंट पे डिस्काउंट देना है, एमआरपी पे डिस्काउंट देना है, प्राइस पे डिस्काउंट देना है, क्वांटिटी पे डिस्काउंट देना है, या एब्सोल्यूट अमाउंट देना है, सेम वैसे ही कंपाउंड डिस्काउंट। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, या पहले देख लेते हैं कि सिंपल डिस्काउंट क्या होता है। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे, इसमें ये सीरीज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आइटम वाइज डिस्काउंट, इस ऑप्शन को यस करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस और इसको सेव कर दिया। अब आप जब भी सेल करेंगे, रेट आपने बता दिया 1000, तो अब आप देखोगे ये विंडो ओपन हो गई, क्यों? क्योंकि हमने आइटम वाइज डिस्काउंट का फीचर इनेबल किया हुआ है। अब कितने परसेंट का डिस्काउंट देना है? आपने कहा 5% का डिस्काउंट देना है। तो वैल्यू आ गई 950। बनाना आइटम सेलेक्ट करा, ये है आपका 800 रुपए का, इस पे कितना परसेंट का डिस्काउंट देना? तो इस पे 3% का डिस्काउंट देना। तो ये आपकी इस तरीके से आप आइटम वाइज डिस्काउंट दे सकते हैं। इसको सेव कर देंगे। लेकिन अब अगर आप कहते हो कि मेरे को मल्टीपल डिस्काउंट देना है, तो उस केस में यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। आप चाहो तो मास्टर से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ से सिंपल F3 प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया डिस्काउंट 1, एक स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं। इसमें पहला तो हो गया सिंपल डिस्काउंट जो कि अभी हमने देखा, परसेंटेज में देना है तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे, प्राइस रेट एब्सोल्यूट अमाउंट देना है तो एब्सोल्यूट अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अब मेरे को देना है कंपाउंड डिस्काउंट विद सेम नेचर। सेम नेचर मतलब परसेंटेज में ही मल्टीपल टाइम्स परसेंटेज ही देना है, जैसे 5%, फिर उसके बाद जो वैल्यू है उस पर 2%, फिर उसके बाद जो वैल्यू है उस पर 1%। इस तरीके से अगर डिस्काउंट देना है तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद जब आप यहाँ पे डिस्काउंट देंगे, वाउचर बनाएंगे, यहाँ पे आपने 1000 रुपए लिया। अब ये कैसे डिस्काउंट आपको देना है? आपने कहा पहले 5% का, उसके बाद प्लस की साइन, 4% का, उसके बाद प्लस की साइन, उसके बाद 2% का। तो अब जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली, आपकी ये कैलकुलेट हो जाएगी। मतलब आप मल्टीपल डिस्काउंट भी दे सकते हैं। इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही एक और डिस्काउंट है, ये तो था सेम नेचर, एक और क्रिएट करते हैं डिस्काउंट 2, कंपाउंड डिस्काउंट विद डिफरेंट नेचर। अब डिफरेंट नेचर का है, आपको पहले परसेंटेज देना है, उसके बाद अमाउंट देना है, उसके बाद फिर परसेंटेज देना है, उसके बाद फिर अमाउंट देना है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल 5 बार, मैक्सिमम 5 टाइम्स आप डिस्काउंट दे सकते हैं।
सबसे पहले ले लिया परसेंटेज, वो ले लगेगा इस लिस्ट प्राइस पर। दूसरा मैंने कहा फिर परसेंटेज किस पर होगा, प्राइस पर। फिर बोल दिया एब्सोल्यूट अमाउंट, फिर बोल दिया एब्सोल्यूट अमाउंट, फिर बोल दिया एब्सोल्यूट अमाउंट। इस ऑप्शन को यस किया। यहाँ पे आप कैप्शन दे सकते हो कि ये डिस्काउंट को आप क्या बोलते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बोल दिया फेस्टिव डिस्काउंट, स्कीम डिस्काउंट, हैप्पी आवर डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, लकी कस्टमर। तो इस तरीके से आपने मल्टीपल डिस्काउंट लेके इसको सेव कर दिया। अब जब भी आप सेल करेंगे, अब आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से आएगा। यहाँ पे 1,000 रुपये ले लिया। फेस्टिव डिस्काउंट परसेंटेज में देना है तो आप दे सकते हो, छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं है आपको पांचों डिस्काउंट देना ही देना है। मैंने कहा हैप्पी आवर डिस्काउंट दे दो 25 रुपए का, कैश डिस्काउंट दे दो 5 रुपए का, लकी कस्टमर का डिस्काउंट दे दो 10 रुपए का, बस परसेंटेज में कुछ नहीं देना। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे 960 रुपये आ गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर आपको 5% तो वैल्यू आ गई, 2% फिर वैल्यू आ गई, फिर उस पर 25 रुपए का डिस्काउंट, फिर उस पर 5 रुपए का डिस्काउंट, फिर उसके बाद 10 रुपए का डिस्काउंट, तो करके वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरीके से आप आइटम वाइज डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट, उसी के साथ साथ कंपाउंड डिस्काउंट भी मेंटेन कर सकते हैं बीजी के अंदर। एकदम सेम टू सेम एक फीचर होता है डिस्काउंट के जैसा ही, जिसको हम बोलते हैं मार्कअप। आइटम वाइज मार्कअप, आइटम वाइज डिस्काउंट, सेम टू सेम फीचर होता है। डिस्काउंट वैल्यू को कम करता है, मार्कअप वैल्यू को इंक्रीज करता है। ये कब जरूरत पड़ेगी वैल्यू को इंक्रीज करने की, जब अगर हम ज्वेलरी के केस में अगर बात करें, ज्वेलरी के केस में क्या होता है कि वो ज्वेलरी जब बनाते हैं तो उस पे अलग अलग तरीके के चार्जेस ऐड होते हैं, जैसे मेकिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस, वेस्टेज, टंच, ये सभी चार्जेस ऐड होते हैं, तो वो वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो इस केस में हम मार्कअप का यूज करेंगे, और डिस्काउंट जब हमें किसी की वैल्यू को कम करना हो तो हम डिस्काउंट का यूज करेंगे। इसमें भी दो तरीके के मार्कअप होते हैं, सिंपल मार्कअप और कंपाउंड मार्कअप। सब कॉन्फ़िगरेशन और सब कुछ एकदम सेम टू सेम है। एक लास्ट टॉपिक अपना आज रह रहा है, लेकिन उस वो थोड़ा बड़ा है, इसके लिए उसको कल कवर करेंगे। इसका नाम है आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। इसको कल देखेंगे। बाकी फिलहाल के लिए आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो आप पूछ सकते हैं चैट पर, और होपफुली सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा, कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी। कोई आपका फीडबैक वगैरह हो तो प्लीज आपके पास सेशन के बाद जो फॉर्म आएगा उस पर आप फिल कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। बाकी अगर अभी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Recording stopped.